कभी कभी मैं चाहता हूँ कि मैं कभी पैदा ही न हुआ होता, और यदि मैं कभी पैदा ही न हुआ होता तो मुझे यह एहसास कभी नहीं होता। अकादमी के गलियारे में लगे एक बड़े नोटिस बोर्ड के सामने एक उदास युवक खड़ा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, दांत भींचे हुए थे और आंखों में निराशा भरी थी जो उसे पूरी तरह निगल जाने का खतरा पैदा कर रही थी। मैं फिर से फेल हो गया। सबसे आखिर में, गहरे नीले रंग की आंखों वाला काले बालों वाला युवक पहले साल के तिमाही सेमेस्टर के मूल्यांकन के नतीजों को निराशा से देख रहा था। उसका नाम सबसे नीचे लिखा था, डेमन ग्रे। मुझे क्या उम्मीद थी? मैंने इतनी मेहनत की और इसका कोई असर भी नहीं हुआ। फिर भी मैं असफल रहा। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी, लेकिन उसने सब कुछ दबा दिया। उसने बड़ी मुश्किल से निगला, उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं। वह दालान में जड़वत खड़ा था, अपने आसपास की भागमभाग वाले छात्रों से बेखबर। सूची में सबसे ऊपर की ओर देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि शीर्ष पर स्थित नाम के चारों ओर एक अप्राप्य प्रभामंडल है जो उसके नाम से बिल्कुल अलग है। इवांगेलिन ब्राइटवाटर, प्रथम वर्ष की नंबर 1 छात्रा, असाधारण प्रतिभा वाली एक कुलीन। डेमन के लिए वह उसके जैसे किसी भी व्यक्ति से कहीं बेहतर थी, एक ऐसा अस्तित्व जिसे अकादमी का सबसे कमजोर छात्र भी छू नहीं सकता था। हॉलवे छात्रों की बातचीत से गूंज रहा था, उनकी आवाजें दूर थीं लेकिन इतनी स्पष्ट थीं कि उन्हें वास्तविकता में वापस खींच लिया। लगता है इवेंजेलिन ब्राइटवाटर ने फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है। क्या ये सच नहीं है? उसमें प्रकाश का गुण है। सच है, और मैंने सुना है कि वह अपने वर्ग के नए छात्रों को जगाने वाली पहली व्यक्ति हो सकती है। ज़ैंडर रेवेनक्रॉफ्ट फिर तीसरे स्थान पर आए। हाँ, और दूसरे नंबर पर सिल्विया मूनविल हैं। प्रवेश परीक्षा के बाद से रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं आया है। उनके शब्द मानो डेमन के सीने में गहरे उतरते भारी बोझ की तरह लग रहे थे। वह हार मानना चाहता था, सचमुच, लेकिन छोड़ना कोई विकल्प नहीं था। मैं फेल नहीं हो सकता। मैं कुछ भी करूंगा। लूना की जिंदगी मेरी स्कॉलरशिप पर निर्भर है। मैं छोड़ नहीं सकता। मुझे निकाला नहीं जा सकता। हार मानना एक ऐसी विलासिता थी जिसे डेमन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी बहन की जिंदगी अकादमी के छात्रवृत्ति कोष पर निर्भर थी। अगर वह फेल हो जाता तो उसके साथ मिलने वाले 10 लाख ज़ेनी, जिस पैसे से वह उसे जिंदा रखने के लिए औषधियां खरीदता था, गायब हो जाते। वह ऐसा नहीं होने दे सकता था। लूना के साथ तो बिल्कुल नहीं। उसके गले में एक गांठ सी पड़ गई और उसने बड़ी मुश्किल से निगला। आंसुओं को रोकते हुए वह मुड़ा, विचारों में खोया हुआ। हर कदम एक संघर्ष जैसा लग रहा था। उसके दिमाग में अपनी बहन के भविष्य के विचार उमड़ रहे थे। वह उसके लिए सब कुछ था। इस दुनिया में वे दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। अगर मैं हार मान लूं तो वह मर जाएगी। मैं नहीं चाहता। वह आगे बढ़ा, सिर झुकाए, कंधे हार से झुके, तभी अचानक किसी से टकरा गया। बिना ऊपर देखे ही उसने बुदबुदाकर माफी मांग ली। क्षमा मांगना। इससे पहले कि वह वहां से चला जाता, एक हाथ ने उसे पीछे खींच लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। तुम नीच कमीने, क्या तुम ध्यान नहीं दे सकते कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अभी अभी ज़ैंडर से टकराए हो और तुम बस माफी ही कह सकते हो। डेमन ने तुरंत ही उस आवाज को पहचान लिया। मार्कस फेजॉय, एक नीले बालों वाला कुलीन व्यक्ति जो हमेशा तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रथम वर्ष के छात्र ज़ैंडर रेवेनक्रॉफ्ट के पीछे रहता था। ज़ैंडर में वो सब कुछ था जो डेमन में नहीं था, धनवान, शक्तिशाली और प्रतिभाशाली। मार्कस, उसका हमेशा वफादार नौकर, बदजुबानी करने वाला और अपनी ताक दिखाने में तेज था। पब फ्यूचर एड्स। क्या तुम बहरे हो, कमीने? क्या मुझे तुम्हें शिष्टाचार सिखाना होगा, कमजोर? मार्कस ने व्यंग्य किया। डेमन चुप रहा। ये पहली बार नहीं था जब उसने खुद को इस स्थिति में पाया था। मार्कस और उसके साथियों द्वारा पीटा जाना लगभग आम बात थी। ज़ैंडर, हमेशा की तरह अलग थलग, कम ही हाथ गंदे करता था। कमजोर छात्रों को सताने का काम मार्कस और उसके साथियों पर छोड़ देता था। मुझे खेद है, डेमन ने बड़बड़ाते हुए कहा, अपनी आवाज में नाराजगी को बड़ी मुश्किल से छिपाते हुए। वह उठा और वहां से जाने की कोशिश करने लगा। आज वह मार्कस से निपटने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वह पहले ही बहुत कुछ सह चुका था, लेकिन अब वह हार नहीं मान सकता था। ग्रे, कमीने, क्या तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? मेरी अनुमति के बिना तुम यहाँ से चले जाने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? मार्कस ने उसका कंधा पकड़ लिया और उसे वहीं रोक दिया। डेमन ने मन ही मनाह भरी। ये दिन फिर से आने वाले थे। सिलसिला हमेशा एक जैसा ही रहता था। मार्कस उसे उकसाता, डेमन विरोध करता और फिर पिटाई। इसका अंत कभी किसी और तरह से नहीं होता था। पीछे मुड़कर डेमन ने मार्कस का हाथ उसके कंधे से हटा दिया। चले जाओ, आज मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। मार्कस का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी ठंडी मुस्कान उसके अंदर सुलगते गुस्से को मुश्किल से छुपा पा रही थी।
तुम्हें सच में नहीं पता कि कब हार मान लेनी चाहिए, है ना ग्रे? लगता है कोई फिर से स्कूल के हीले के पास जा रहा है। डेमन ने रक्षात्मक रुख अपनाया और खुद को अपरिहार्य पिटाई के लिए तैयार किया। हमेशा एक ही कहानी होती थी, प्रतिरोध, उसके बाद सजा। मार्कस कमज़ोरों को सताने के लिए जीता था और डेमन से कमज़ोर कोई नहीं था। लेकिन किसी वजह से डेमन कभी पीछे नहीं हटा और इस बात ने मार्कस को सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाया। तुम्हें सचमुच अपनी जगह नहीं पता, है ना ग्रे? ठीक है, मैं तुम्हें याद दिला दूँ। मार्कस आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि उसकी मुट्ठी उस पर लग पाती, ज़ैंडर की आवाज़ ने तनाव को चीर दिया। बस काफ़ी है। ज़ैंडर का स्वर ठंडा और उदासीन था। मैं यहाँ अपना स्को देखने आया हूँ, तुम्हें कीड़े को कुचलते हुए देखने नहीं। डेमन ने दांत पीस लिए। ये लापरवाही, ज़ैंडर का उसे ऐसे देखना मानो वह कोई कीड़ा हो, डेमन के अंदर तक उतर गया। मैं और अधिक मजबूत बनना चाहता हूँ। मार्कस, जो हमेशा आज्ञाकारी रहा, ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। वह ज़ैंडर की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। डेमन अपनी मुट्ठियां कसकर चला गया, उसकी छाती में हताशा और गुस्सा उमड़ रहा था। वह उनसे नफरत करता था, किसी भी चीज़ से ज़्यादा नफरत करता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे अपनी कमज़ोरी से नफरत थी। उसे कीड़े मकोड़ों जैसा व्यवहार पसंद नहीं था, और इसीलिए वह कभी उनके सामने अपना सिर नहीं झुकाता था। कभी नहीं। मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ। मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ। ज़ैंडर रेवनक्रॉफ्ट, कसम से मैं तुम्हें मुझे नीचा दिखाने की कीमत चुकाऊंगा, डेमन ने धीरे से बुदबुदाया, उसके हर शब्द में चुनौती का भाव था। उसके हाथ मुट्ठियों में भींचे हुए थे, मानो कोई चींटी किसी विशालकाय को चुनौती देने की हिम्मत कर रही हो। लेकिन अंदर ही अंदर वह एक कड़वी सच्चाई जानता था, एक चींटी कभी किसी विशालकाय को नहीं गिरा सकती। जब तक ताकत में वह अंतर बना रहेगा, जब तक नियति तय करती रहेगी कि कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे, उसकी अवज्ञा का कोई मतलब नहीं था। वह हमेशा वही रहेगा जो लोग उसे समझते थे, एक कीड़ा। इसकी सच्चाई उसे अंदर तक कचोट रही थी। चाहे वह स्वर्ग को कितना भी कोसता रहे या बदला लेने की कस्में खाता रहे, उसका क्रोध अकेले उसके और उसे नीची नज़र से देखने वालों के बीच की अटूट खाई को कभी नहीं पार पाएगा। उस बोझ को अपने ऊपर लिए डेमन अकादमी भवन से बाहर निकल गया। उसका आक्रोश उसके दिल में धीमे जहर की तरह पनप रहा था। जैसे ही वह भीड़ भाड़ वाले हॉल से दूर, एकांत की तलाश में भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर चला गया, छात्रों की जीवंत बातचीत उसके पीछे फीकी पड़ गई। अकादमी परिसर के बाहरी इलाके में दूर जंगल की ओर बढ़ते हुए उसकी चाल तेज हो गई, उसका सिर झुक गया। वह किसी को भी अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को नहीं दिखा सकता था, निराशा, बेबसी, क्रोध और आक्रोश के आंसू। हमें जन्म लेने के लिए नहीं कहा जाता, हमें जीने के लिए मजबूर किया जाता है। आज का दिन बहुत बुरा था, कल और भी बुरा होगा। अंत में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट जाता है। ये शब्द डेमन ग्रे के दिल में जड़ जमा चुके थे, एक मौन मंत्र जो उसने एक टूटे हुए पत्थर के स्लैब पर उकेरा हुआ पाया था, जो एक प्राचीन पेड़ की जड़ों में आधा दबा हुआ था। ये शब्द उसे अपने जीवन के सबसे अंधकार में क्षणों में अचानक मिले थे। ये शब्द तब प्रकट हुए थे जब उसे लगा था कि आगे बढ़ने की बजाय निराशा के आगे झुक जाना ज़्यादा आसान होगा। यद्यपि समाधि लेख खंडित था, फिर भी जो भाग वह पढ़ सकता था वह उससे चिपका हुआ था, और उन शब्दों में उसने हार मानने के बजाय जीने का संकल्प पाया था। पहली पंक्ति उन्हें एक कठोर सत्य की तरह लगी, हमें जन्म लेने के लिए नहीं कहा जाता। उनके जन्म की परिस्थितियां उनके नियंत्रण से परे थीं, दूसरों द्वारा लिया गया निर्णय था जिससे वह भाग्य के मोहरे से अधिक कुछ नहीं थे। कुलीन या सामान्य, धन्य या शापित, किसी का जन्म ही उसके जीवन में भाग्य निर्धारित करता था। डेमन के लिए ये जीवन कठिनाइयों और तुच्छता से भरा हुआ था। दूसरी पंक्ति उनके हर जागते पल को प्रतिबिंबित करती थी, आज का दिन बहुत भयानक था, कल और भी बुरा होगा। हर दिन एक संघर्ष था, पीड़ा का एक चक्र था जिसमें वह एक गरीब, अनाथ आम आदमी के रूप में पैदा हुआ था, जो अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों के अन्याय के खिलाफ असहाय था। फिर भी अंत में सब कुछ हो ही जाएगा, सब कुछ मिट जाता है। इस आखिरी पंक्ति ने उसे एक हल्की सी सांत्वना दी। अगर सब कुछ अस्थायी था तो उसका दर्द भी अस्थायी था। उसकी पीड़ा, चाहे कितनी भी विनाशकारी क्यों न हो, शाश्वत नहीं थी। और किसी तरह उस विचार ने उसे जीवित रखा, भले ही वह आत्मसमर्पण से बचने का एक बहाना ही क्यों न रहा हो। इन शब्दों को थामे हुए डेमन को आगे बढ़ने की ताकत मिली, और वह हर दिन एक उम्मीद की किरण के साथ जी रहा था। वह किसी तरह अकादमी में दाखिल हो गया था, लेकिन यहाँ उन लोगों से घिरा हुआ जो उसे नीची नज़रों से देखते थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी निराशा और गहरी होती जा रही है। उसकी कठिनाइयाँ खत्म नहीं हुईं, उन्होंने बस एक अलग रूप ले लिया, और उसकी आशा टूटने लगी। घने जंगल में चलते हुए उसके चेहरे पर गर्म आंसू बह रहे थे।
उसने अपने होंठ तब तक काटे जब तक उसे खून का स्वाद नहीं आ गया, उसे जरा भी चुभन महसूस नहीं हुई। उसका मन उस गंभीर मंत्र पर अटका हुआ था, मानो किसी भी ईश्वर से की गई विकृत प्रार्थना हो, जो सुनने को तैयार हो। उसका हृदय आक्रोश से उबल रहा था। मैं कोई कीड़ा नहीं हूं, उसने धीरे से दोहराया, हर कदम पर निराशा और गुस्सा हावी था। वह जंगल के बीच एक सुनसान जगह पर पहुंचा। अकादमी से लाए गए एक प्रशिक्षण डमी और कई बुनियादी हथियारों से भरा ये क्षेत्र उसका निजी आश्रय बन गया था। यहाँ वह अकेले प्रशिक्षण लेता था, अपने साथियों की घूरती निगाहों से दूर, जो उसे एक तमाशा समझते थे, उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाने के लिए। डैमन हथियारों के रैक के पास गया और एक लकड़ी की प्रशिक्षण तलवार उठाई। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई थीं। प्रशिक्षण डमी की ओर बढ़ते हुए उसने उस पर वार किया, हर वार पिछले से ज्यादा जोर से, मानो वह अपनी हताशा को अपनी ताकत से चकनाचूर कर देगा। उसके हाथ जख्मी हो गए, उसकी त्वचा फट गई, लेकिन वह तब तक लड़ता रहा जब तक उसका पसीना खून में नहीं मिल गया, उसकी बाहों में दर्द नहीं होने लगा और वह हथियार उठाने में असमर्थ हो गया। घुटनों के बल गिरकर उसने सूरज को क्षितिज के नीचे डूबने दिया, बेबसी के विचारों में खोया हुआ। जैसे ही वह वहीं रुका, सूखे पत्तों पर कदमों की कड़कड़ाहट ने उसे उसकी स्तब्धता से बाहर निकाला। उसके चारों ओर एक घेरे में खड़ी आकृतियों की कई परछाइयां उसके ऊपर पड़ गईं। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक बूट आगे की ओर उछला, उसके पेट में लगा और वह पीछे की ओर गिर पड़ा तथा हौंफने लगा। उसने अपने पेट को पकड़ा, खुद को संभालने की कोशिश करते हुए ऊपर देखा तो मार्कस फेजॉय उसके साथ उसके हमेशा के चेले लाक बोनेयर, इसाक रेगाडी और कुछ और खड़े थे। वे ज़ैंडर रेवेनक्रॉफ्ट के गुर्गे थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि मार्कस ही आगे चल रहा था। मुझे रईसों से नफरत है, डैमन ने कड़वाहट से सोचा और खुद को वापस अपने पैरों पर खड़ा किया। अच्छा, देखो यहाँ कौन है, अकादमी का काला भेड़, मार्कस ने तिरस्कार से अपना चेहरा विकृत करते हुए कहा। क्या आपने सोचा था कि आप बिना माफी मांगे ज़ैंडर से टकराकर बच निकलेंगे? डैमन का दिल बैठ गया। उसे पता था कि वे उसे परेशान करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही रहे हैं। फिर भी वह अपनी जगह पर डटा रहा। उसकी आवाज़ में कंपन के बावजूद उसकी आंखों में विद्रोह की चमक थी। मैंने पहले ही माफ़ी मांग ली है, अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो? लाक बोनिया आगे बढ़ा, उसके हरे बालों वाले सिर पर एक क्रूर मुस्कुराहट फैल गई। ओह, वह सोचता है कि वह जवाब दे सकता है, उसने मजाक उड़ाया। अकादमी के लिए ये शर्म की बात है कि वह हम लोगों को, जो उससे बेहतर हैं, नीची निगाहों से देख रही है। घेरा और घना होता गया, डैमन की निगाहें भागने के किसी भी मौके की तलाश में इधर उधर घूम रही थीं। लेकिन उसने बहुत देर तक अपनी सतर्कता कम कर दी थी और उन्होंने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। पब फ्यूचर एड्स। लाक ने सबसे पहले वार किया, उसकी मुक्का डैमन के सिर पर लगी, जिससे वह लड़खड़ाते हुए मार्कस की ओर चला गया। मार्कस ने इसका फायदा उठाया, हाथ उठाया और एकदम नज़दीक से बर्फ का गोला दागा, जिससे बर्फ जमने के कारण डैमन पीछे की ओर गिर गया। वह आइजैक से टकराया, जिसने पृथ्वी के जादू का इस्तेमाल करते हुए अपना हाथ पीछे खींचते हुए बदनीयती से मुस्कुराया। आइजैक ने तेजी से अपनी हथेली आगे की ओर बढ़ाई और पत्थर से ढकी उसकी मुट्ठी डैमन की छाती पर लगी, जिससे उसके फेफड़ों से हवा निकल गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। डैमन सहज रूप से लुढ़क गया और एक और बर्फीले झोंके से बाल बाल बच गया, क्योंकि वह अपने घुटनों पर गिर गया। तभी लाक आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए उसने डैमन की पसलियों पर एक भयंकर लात मारी। समूह हंसने लगा, उनकी मजाकिया आवाज़ें गूंज रही थीं जब उन्होंने डैमन को नीचे गिरा दिया, उसकी बाहें पीछे की ओर खींच लीं। उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से पराजित था। लाक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके चेहरे पर सीधा मुक्का मारते हुए एक तेज दरार की आवाज़ हवा में भर गई और डैमन की नाक से खून बहने लगा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, उसकी शक्ति क्षीण हो गई, लेकिन उसने अपने दांतों को भींच लिया और अपने भीतर बचे हुए विद्रोह के अंतिम टुकड़े को थामे रखा। मार्कस डैमन के पीछे से हंसा, उसकी आवाज़ में उपहास झलक रहा था। चलो ग्रे, हमें अपना वह छाया गुण जादू दिखाओ, देखते हैं कि इसका कोई मूल्य है या नहीं। लाक ने व्यंग्य किया, फिर अपना मुक्का डैमन के चेहरे पर दे मारा, जिससे वह पीछे की ओर झटका खा गया। डैमन जोर से गिरा, दूसरे लड़कों की पकड़ से फिसल गया, वे उसे जमीन पर गिरते हुए देखकर हंसने लगे। लाक आगे बढ़ा, उसके होंठ मुस्कुराहट में मुड़े हुए थे और उसने अपना पैर उठाया, डैमन के सिर पर सीधा लात मारने की तैयारी में। लेकिन डैमन ठीक समय पर आगे बढ़ा, नीचे झुका और हताशा में उसने लाक की जांघों में अपनी मुट्ठी गड़ा दी। लाक का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और वह घुटनों के बल गिर पड़ा, उसके चेहरे पर पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी।
डेमन लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसकी सांसें फूल रही थीं, और बिना कुछ सोचे समझे वह मुड़ा और जंगल में भाग गया। डूबते सूरज की धुंधली रोशनी उसके पीछे लंबी परछाइयां बना रही थी। एक पल के लिए मार्कस स्तब्ध रह गया जब उसने लाक को जमीन पर दर्द से तड़पते देखा, लेकिन जल्द ही उसका आश्चर्य क्रोध में बदल गया। उठो, उसने दूसरों पर चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उसके पीछे, उसे भागने मत देना। समूह मार्कस के आदेश पर आगे बढ़ा। उनके कदमों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। जब वे डेमन के पीछे बढ़े, उनकी चीखें शाम को चीरती हुई निकल रही थीं। जैसे जैसे सूरज की आखिरी किरणें ढलती गईं, जंगल और भी अंधेरा होता गया, लेकिन डेमन दौड़ता रहा। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं और वह छिपने की जगह ढूंढता हुआ परछाइयों में देख रहा था। उसके पीछे पेड़ों से गुस्से भरी आवाजें गूंज रही थीं, हर चीख में द्वेष की भावना थी। वह मार्कस को दूसरों को भयंकर उत्तेजना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए सुन सकता था, और सबसे बुरी बात थी लाक की क्रोधित आवाज, जो अभी भी डेमन द्वारा उसकी जांघों पर किए गए प्रहार से कच्ची थी। अगर वे मुझे पकड़ लें तो मैं मर जाऊंगा। डेमन घने जंगल में और आगे बढ़ा। एक उभरी हुई जड़ से टकराकर उसका चेहरा जमीन से टकराया। उसकी हड्डियां दुख रही थीं, उसकी आंखें अभी भी पहले के आंसुओं से जल रही थीं, और अथक प्रशिक्षण से जली हुई उसकी हथेलियां वापस अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही थीं। उसका पूरा शरीर बुरी तरह घायल और चोटिल था, जो उसे पहले ही झेलनी पड़ी मार की याद दिला रहा था, लेकिन वह जानता था कि रुकना कोई विकल्प नहीं था। अगर उसके पास एक भी हुनर था तो वो था भागना, और अगर उसके पास बस यही था तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देने वाला था। गहरी कांपती सांस के साथ वह शाखाओं के नीचे झुक गया और दौड़ता रहा। थकावट के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। वह थोड़ी देर रुका, सांस लेने के लिए एक पेड़ के सहारे झुक गया। मैंने उन्हें खो दिया। उफ, उसने राहत भरी सांस ली, लेकिन जैसे ही एड्रेनालाइन खत्म हुआ, दर्द फिर से बढ़ गया, जिससे वह सिहर उठा। वह सीधा हुआ, चुपके से वापस लौटने और शायद किसी मरहम लगाने वाले को ढूंढने के लिए तैयार। लेकिन तभी एक बर्फ का टुकड़ा उसके चेहरे के पास से गुजरा और उसके गाल को छू गया। चौंक कर उसने ऊपर देखा तो मार्कस और बाकी लोग पास आ रहे थे। उसे ढूंढ लिया, जल्दी करो, उसके पीछे। मार्कस की आवाज जंगल में गूंजी, और डेमन ने पीछे मुड़कर देखने की जहमत नहीं उठाई। वह छाया में और गहराई में चला गया। उसकी नजरों से ओझल मत होना, वह छिपने में माहिर है। उनमें से एक चिल्लाया। ग्रे, भागना बंद करो, वरना तुम अपनी ही हालत खराब कर लोगे। डेमन का मन डर से कांप रहा था, लेकिन वह जानता था कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वे उसे पकड़ने ही वाले थे तो वह उन्हें कड़ी मेहनत करवाएगा। वह पेड़ों को चीरता हुआ आगे बढ़ा, हर कदम उसे उस मनहूस सीमा के करीब ले जा रहा था जो अकादमी की सुरक्षा की सीमा को चिन्हित करती थी। एक लड़का जंगल के किनारे की ओर देखते हुए झिझका। वह बैरियर की ओर दौड़ रहा है। मार्कस का चेहरा हताशा से विकृत हो गया। ग्रे, अब रुक जाओ, और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुम बाधा के बाहर भागोगे तो पहला राक्षस जो तुम्हें मिलेगा वह तुम्हें मार देगा। उस सीमा को पार करने के खतरे को जानते हुए डेमन का दिल और भी जोर से धड़क रहा था। उस अवरोध ने अनगिनत खतरनाक जीवों को दूर रखा था, ऐसे राक्षस जिनका सामना अकादमी के छात्रों को केवल कड़ी निगरानी में ही करना पड़ता था। फिर भी वह मार्कस और उसके गिरोह के भविष्य का सामना करने के बजाय अनजान के साथ अपनी किस्मत आजमाना ज्यादा पसंद करता था। एक टहनी के नीचे छिपकर वह तेजी से आगे बढ़ा। उसे पता ही नहीं चला कि वह बैरियर के कितने करीब है, जब तक कि उसने हवा में एक हल्की सी विकृति नहीं देखी। एक पल के लिए उसकी गति धीमी हुई, लेकिन पीछे से लाक की गुस्से भरी आवाज गूंजी, जिसने उसे याद दिलाया कि अगर वह रुका तो उसे कितनी मार पड़ेगी। बिना कुछ सोचे समझे डेमन बाधा को पार कर गया। वह लड़खड़ा गया, उसे लगा जैसे वह बर्फीले पानी की दीवार से गुजर गया हो, लेकिन उसने जल्दी से अपना संतुलन संभाला और भाग गया। उसके पीछे लड़के बैरियर पर फिसलकर रुक गए, झिझकते हुए तब तक जब तक कि लाक बेकाबू गुस्से से भरकर दहाड़ता हुआ आगे नहीं बढ़ गया। डेमन, तुम मर गए, मूर्ख, मार्कस ने गाली दी, लेकिन उसके अभिमान ने डेमन को भागने नहीं दिया। वह गुर्राते हुए उनके पीछे चला गया, जिससे अन्य लोग भी लाइन में आ गए। डेमन की धड़कनें तेज हो गईं जब उसने सुना कि वे अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। उसके फेफड़े जलने लगे और वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसे जंगल के इस हिस्से के बारे में बस धुंधली सी कहानियां याद आ रही थीं, जहां सिर्फ प्रोफेसर ही कदम रखने की हिम्मत रखते थे, लेकिन डर उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। उसके पैर सहज ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसकी ताकत कम होती जा रही थी, और जल्द ही वह लड़खड़ाते हुए रुक गया, मुश्किल से एक खड़ी ढलान से बच पाया। उसके सामने लगभग 14 मीटर नीचे एक गहरी खाई थी, जिसके नीचे अंधेरे में एक नदी उमड़ रही थी।
वह हताश होकर मुड़ा, लेकिन उसके पीछा करने वाले पहले ही उस पर टूट पड़े थे। पब फ्यूचर एड्स, कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लाक की आवाज़ गूंजी और फिर उसकी मुट्ठियां डैमन के चेहरे पर लगीं, जिससे वह जमीन पर गिर गया और खतरनाक तरीके से खाई के किनारे जा गिरा। डैमन को संभलने का वक्त ही नहीं मिला था कि लाक ने एक के बाद एक कई लात मारी, हर लात क्रूर और बेकाबू थी। हवा के जादू का एक झोंका हवा में गूंज रहा था, जिससे उसकी त्वचा में तेज दर्द हो रहा था और उसके चेहरे पर खून की धार बह रही थी। वह खांसने लगा, खून का स्वाद चखने लगा, उसका सिर घूमने लगा क्योंकि लाक के लगातार हमले से उसकी सांस फूल गई थी। बस बहुत हो गया, लाक, मार्कस ने अंततः पुकारा, उसकी आवाज़ ठंडी और अधीर थी। लाक गुस्से से हाँफता हुआ पीछे हट गया। मार्कस डैमन के पास गया, जो जमीन पर पड़ा था, बेहोश, उसकी आंखें घूम रही थीं। मार्कस ने डैमन के बालों को मुट्ठी में पकड़ा और उसका सिर इतना ऊपर उठाया कि उसकी नज़र उससे मिल सके। बेग, ग्रे, मार्कस ने व्यंग्य किया, उसके होंठ एक क्रूर मुस्कान में बदल गए। भीख मांगो और सब खत्म हो जाएगा। डैमन की दृष्टि खून से धुंधली हो गई थी, लेकिन वह एक चुनौतीपूर्ण मुस्कान देने में कामयाब रहा, उसके दांतों पर खून के धब्बे थे। जाओ, चोदो अपने आप को। मार्कस का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। उसे तब तक मारो जब तक वह भीख न मांगने लगे, वह गुर्राया। और इसलिए वे पुनः मुठ्ठियां तैयार करके पास आ गए। बाकी लड़के भी उनकी तरह हंसने लगे और डैमन को चिथड़े की तरह इधर उधर उछालते रहे, उसकी दर्द भरी कराहों को अनसुना करते हुए। लाक, जो उन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक था, ने डैमन के पैर पर जोर से पैर रखा और हड्डी टूटते ही रात भर एक घिनौनी कुरकुरी आवाज गूंजती रही। डैमन चिल्लाया, उनकी उपहासपूर्ण हंसी में उसकी आवाज खो गई। कुछ और मिनटों तक चली जबरदस्त लातें और घूंसों के बाद मार्कस ने आखिरकार हाथ उठाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन लाक नहीं रुका, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और उसने अपना पैर और जोर से दबा दिया। मार्कस उनके बीच आ गया और लाक को पीछे धकेल दिया। बस, लाक, वह चिल्लाया। मार्कस नीचे झुक गया, उसने डैमन के बाल पकड़ लिए और अपना खून से सना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी ओर देखने लगा। तुम जानते हो, ग्रे, मैं सचमुच तुम्हें पसंद नहीं करता। मार्कस ने धीमी आवाज में उपहास किया। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा नफरत आपके रवैये से है। आप जैसे कमजोर व्यक्ति को अपना सिर झुकाना आना चाहिए, लेकिन आपको नहीं। आप हॉल में ऐसे चलते हैं जैसे वो जगह आपकी है। आप अपने से बेहतर लोगों से बात करते हैं और उनकी आंखों में देखते हैं, जरा भी सम्मान नहीं। मार्कस ने अचानक जोरदार झटके से डैमन का सिर जमीन पर पटक दिया। डैमन दर्द से कराह उठा, उसके चेहरे पर खून की धारें बह रही थीं। मार्कस खड़ा होकर उसे देख रहा था, उसका मुंह घृणा से मुड़ गया था। डैमन को उठने में मुश्किल हो रही थी। वह लड़खड़ाते हुए मार्कस, लाक, आइजैक और बाकियों को देख रहा था। दर्द से उसकी नज़र धुंधली पड़ रही थी। एक आक्रामक नज़र से उसने अपना खून से सना हुआ दांत थूका और कर्कश स्वर में बोला, तुम कमीने, नरक में जाओ। मार्कस के चेहरे पर फिर से वार करने का भाव गहरा गया, लेकिन लाक ने उसे पहले ही वार कर दिया। अपने हाथ के एक झटके से उसने डैमन को हवा के एक जादुई झोंके से उड़ा दिया, जिससे वह पीछे की ओर नीचे एक अंधेरी, छायादार खाई में जा गिरा। मार्कस की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। क्या, तुमने क्या किया? तुमने तो उसे मार डाला। वह किनारे की ओर दौड़ा और डैमन का कोई सुराग ढूंढने के लिए अंधेरे में झांका, लेकिन खाई बहुत गहरी थी, साए सब कुछ निगल रहे थे। घबराहट में उसने अपना जबड़ा भींच लिया और सिर पकड़ लिया। धिक्कार है, हमें अब यहाँ से जाना होगा। अगर कोई पूछेगा तो बता दूं कि हम यहाँ कभी थे ही नहीं। लाक अभी भी गुस्से से कांप रहा था, लेकिन बाकी लड़के डर के मारे पीछे हट गए। मार्कस ने अपने कंधे पर नजर डाली, उसकी आवाज में जोर था। चलो चलें, अभी। डैमन को उसके भाग्य पर छोड़कर वे रात में गायब हो गए। खाई ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन डैमन का शरीर दर्द से एक चट्टानी ढलान से नीचे लुढ़क गया। वह नीचे की ओर एक जोरदार छींटे और कई दर्दनाक ऐंठन के साथ गिरा, जिससे उसकी पसलियां धक्के से सह गईं। वह कराह उठा, उसकी आंखें घूम गईं और वह होश में आने की कोशिश कर रहा था। ऊपर देखा तो उसे ऊपर की शाखाओं के बीच से चांद मुश्किल से दिखाई दे रहा था, जो एक धुंधली, भयावह चमक बिखेर रहा था। वह उनकी आवाज धीमी पड़ती सुन सकता था, क्योंकि अन्य लड़के उसे छोड़कर भाग गए थे। रुको, नहीं, मुझे यहाँ मत छोड़ो, रुको, रुको। उसने हताश होकर सोचा, लेकिन वह शब्द भी नहीं निकाल सका। उसका गला खून से भर गया था, उसकी आवाज चीखने के लिए बहुत कमजोर थी। जैसे ही खाई पर सन्नाटा छा गया, एक भयानक आवाज ने हवा में हलचल मचा दी। पास के अंधेरे में कुछ हिल रहा था। डैमन का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसके दर्द के कोहरे में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बैरियर के बाहर था, कभी कभी यहाँ राक्षस छिपे रहते थे। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं गया था, फिर भी उसे पता था कि वह असुरक्षित है।
उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं जब उसने देखने की कोशिश की। चांदनी मुश्किल से गड्ढे को रोशन कर रही थी। परछाई में कुछ हिल रहा था, एक चिपचिपा स्याह कालापन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, लगभग अपने आसपास के अंधेरे में घुल मिल गया। वह जीव आकारहीन था, काले कीचड़ जैसा एक पिंड जो एक भयावह अप्राकृतिक अनुग्रह के साथ पास आ रहा था। डेमन कांप उठा। एक आदिम भय ने उसे जकड़ लिया जैसे ही वह निराकार प्राणी उसके करीब आया। उसने चीखने की कोशिश की, मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से बस एक धीमी घुटी हुई आवाज ही निकल पाए। नहीं, प्लीज नहीं, कोई, प्लीज। वह जीव उसके ऊपर मंडरा रहा था, खामोश और खतरनाक। उसके मन में दया की गुहार लग रही थी, पर जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसकी कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसका पूरा शरीर दहशत से जकड़ा हुआ था। चांद ने एक भूतिया रोशनी बिखेरी और उसका दिल जोर से धड़क उठा जब वह जीव उसके ठीक ऊपर रुका। बिना किसी चेतावनी के वह उसकी परछाई में डूब गया, उसके नीचे के अंधेरे में विलीन हो गया। जैसे ही वह जीव उसके शरीर में और गहराई तक समा गया, पीड़ा की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन वह इतना कमजोर था कि चीख भी नहीं सका। वह महसूस कर सकता था कि यह उसके अंतर्मन में समा रहा है, एक तड़पता हुआ कालापन उसकी आत्मा में बस रहा है। वह असहाय पड़ा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या मैं सचमुच इसी तरह मरूंगा? खाई में दर्द बहुत तीव्र था, उसका दिमाग धुंधला रहा था और वह अपने अंतिम विचारों से चिपका हुआ था। मुझे माफ करना, लूना। अंततः वह एक हल्की, दर्द भरी फुसफुसाहट में बोल पाया। वह जीव और भी गहराई में समाता गया, उसकी उपस्थिति में विलीन होती गई, जब तक कि उसकी चेतना धुंधली होकर अंधकार में डूबने नहीं लगी। जैसे ही उस जीव का आखिरी निशान उसकी परछाई में समा गया, उसे एक जबरदस्त थकान ने घेर लिया। फिर भी उस अंतिम क्षण में उसके मन में एक शपथ की चिंगारी भड़क उठी, जो जलती हुई घृणा और आक्रोश से प्रेरित थी। अगर मुझे दूसरा मौका मिला, मैं कसम खाता हूं, मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। जैसे ही उसकी चेतना की आखिरी चिंगारी बुझ गई, उसने एक अजीब धातु जैसी झनकार सुनी। डिंग। सिस्टम आरंभीकरण शुरू हो गया है। सुबह का सूरज डेमन की मुश्किल से खुली आंखों में से होकर गुजर रहा था, जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एक पल के लिए वह स्तब्ध होकर पड़ा रहा, अविश्वास से अपना चेहरा छूता रहा। मैं जीवित हूँ, मैं मरा नहीं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ आश्चर्य से भरी हुई थी, उसके शब्द लगभग टूट रहे थे, मानो वे उसके रोके हुए आंसुओं को बाहर निकाल देंगे। उसने आसपास के इलाके पर नज़र दौड़ाई। वह अजीब, काला, चिपचिपा जीव, जिसने पिछली रात खाई में उस पर हमला किया था, कहीं नज़र नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, उसके सामने कुछ तैरता हुआ आया, एक काला पैनल जिस पर सफ़ेद लिखा था। इसमें लिखा था, सिस्टम आरंभीकरण पूर्ण, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, नहीं। डेमन की भौहें भ्रम में सिकुड़ गईं और वह बुदबुदाया, आगे बढ़ें। जैसे ही उसने यह बात कही, शब्द टिमटिमा उठे और उसके मन में एक आवाज़ गूंज उठी। लिविंग शैडो सिस्टम में आपका स्वागत है, व्यक्तिगत डेमन ग्रे। आपकी परछाई जीवित है। अपनी परछाई को खिलाओ, आत्माओं को खाओ, स्तर बढ़ाओ, कौशल प्राप्त करो, खोजें पूरी करो और मजबूत बनो। क्या आप अपने वर्तमान आंकड़े देखना चाहते हैं? हाँ, नहीं। आवाज़ ऐसे बड़बड़ाती रही मानो उसे उम्मीद हो कि वह इन शब्दों से वाकिफ होगा। झिझकते हुए डेमन फुसफुसाया, हाँ। स्क्रीन बदल गई, जिससे उसके आंकड़े विस्तृत रूप से सामने आ गए। HP 50/50, मन 30/30, शक्ति 9, चपलता 12, गति 25, धीरज 10, कक्षा छाया 100, छाया भूख स्तर 0%, छाया स्तर 1, पब फ्यूचर एड्स, स्थिति छायापूर्ण है। विशेषताएं, अम्ब्रा, कौशल, कोई कौशल अर्जित नहीं किया गया, लॉक किया गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डेमन स्क्रीन को घूर रहा था, हतप्रभ, उसका दिमाग दौड़ रहा था क्योंकि वह सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। आवाज़ ने कहा था कि उसकी परछाई जिंदा है। क्या ये सच हो सकता है? उसने जल्दी से नीचे देखा और वहां जमीन पर उसकी परछाई थी। उसने राहत की सांस ली। ओह, देवी का शुक्र है, मुझे लगा कि मेरी परछाई चुरा ली गई है। इस दुनिया में कुछ राक्षसों में लोगों की परछाई छीनने या उन पर वार करके उन्हें मार डालने की शक्ति थी। उसने राक्षसों के महाद्वीप सैंट्रोस में छिपे ऐसे भयावह जीवों की कहानियां सुनी थीं, हालांकि सोल्थियोन में, जहां वह रहता था, ये दुर्लभ थे। लेकिन जैसे ही उसने अपनी निगाहें टिकाईं, उसकी परछाई हिल गई। वह नहीं, सिर्फ परछाई। डेमन को डर का एक झटका लगा और वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसकी परछाई बस अपनी जगह पर ही रही। उसकी मुद्रा में हल्का सा बदलाव आया, मानो वह उस पर आंखें घुमा रही हो।
क्या हो रहा है? मेरी परछाई। सदमे में फुसफुसाते हुए उसका मुंह सूख गया। वह सतर्क रहा, अपनी नज़रें उससे हटाए बिना, फिर जोर से निगलते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। लेकिन वह साया, मानो नाराज हो, पीछे भागा और किसी आम साये की तरह उससे चिपक गया। डेमन सिहर उठा, लेकिन उसकी परछाई सामान्य व्यवहार कर रही थी, उसकी हर हरकत को दोहरा रही थी। सांसें तेज करते हुए उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। चारों ओर सावधानी से नज़र घुमाते हुए उसने एक छड़ी उठाई और परछाई को टटोला। वह जमीन पर पड़ी उसकी अपनी आकृति के अलावा और कुछ नहीं थी। अचानक उसे एहसास हुआ, उसकी परछाई किसी चीज़ की ओर इशारा कर रही थी। डेमन ने उस दिशा में देखा जहां पर वह इशारा कर रही थी और देखा कि आंकड़े वाला पैनल उसके सामने मंडरा रहा है। तुम चाहते हो कि मैं इसे देखूं? वह धीरे से बोला। परछाई ने हाँ में सिर हिलाया। डेमन की घबराहट थोड़ी कम हुई, लेकिन उसने अपनी सतर्कता बनाए रखी। पैनल पर नज़र डालते हुए उसकी नज़र HP 5050 वाले हिस्से पर टिक गई। उसकी उलझन देखकर पैनल फैल गया। HP 50/50 स्वास्थ्य अंक। आपके कुल स्वास्थ्य अंक HP आपकी शारीरिक जीवन शक्ति को दर्शाते हैं। जब HP 0 हो जाता है तो आप नष्ट हो जाएंगे। शारीरिक चोटें, जादुई हमले या कुछ छाया क्षमताओं और कौशलों का अत्यधिक उपयोग आपके HP को कम कर सकता है। जब HP सुरक्षित स्तर से नीचे चला जाए तो उसे बहाल करने के लिए उपचारात्मक वस्तुओं या क्षमताओं का उपयोग करें। वर्तमान स्थिति, आपका HP अधिकतम स्तर पर है, जो दर्शाता है कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है। इस स्पष्टीकरण से डेमन को झटका लगा, क्योंकि उसे अचानक एक स्पष्ट बात का एहसास हुआ जिसे उसे जागते ही ध्यान में ले लेना चाहिए था। मेरी चोटें, वे चली गईं। उसने अपने आप को थपथपाया, अपनी अकादमी जैकेट उतार फेंकी तथा अपने हाथों से अपने शरीर पर किसी घाव की तलाश की। उसने अपनी उंगलियों से अपने मुंह को टटोला, उस दांत को ढूंढने की कोशिश की जो उसने लड़ाई में खो दिया था, वह वहां था। अविश्वास में उसने अपनी कमीज उठाई और अपने धड़ को देखा, लेकिन वहां एक भी निशान नहीं था, यहां तक कि पिछली लड़ाइयों का भी कोई निशान नहीं था। मुझे एक भी चोट नहीं है। डेमन ने अपनी सफ़ेद कमीज फिर से उठाई, नीचे की ओर देखा और अपने शरीर का निरीक्षण किया। अतीत का एक भी निशान नहीं बचा था, एक ऐसी बात जिसने उसे बेचैन कर दिया। उसकी उंगलियां उसकी त्वचा पर फिरीं, जहां कभी जख्म और कठिनाइयों की यादें थीं, वहां चिकनाई महसूस कर रही थीं। आज अजीब सा लगा, हालांकि उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि ये अच्छा है या बुरा। सिर हिलाते हुए डेमन ने उस विचार को झटकने की कोशिश की। ध्यान लगाओ। जांच करने के लिए और भी जरूरी चीजें थीं। मन 30-30 जादुई ऊर्जा। मन आपका ऊर्जा भंडार है, जिसका उपयोग जादुई क्षमताओं को जगाने के लिए किया जाता है, जिनमें सिस्टम से प्राप्त क्षमताएं भी शामिल हैं। छाया संबंधी क्षमताएं और कुछ कौशल इस भंडार को समाप्त कर देंगे। युद्ध के दौरान इस पर कड़ी नज़र रखें, क्योंकि मन खत्म होने पर आप असुरक्षित हो सकते हैं। वर्तमान स्थिति, पूर्ण मन क्षमताओं के इष्टतम उपयोग की अनुमति देता है। बुद्धिमानी से खर्च करें। ध्यान दें, आपका मैना पूल असामान्य रूप से कम है। लेवल बढ़ाने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। डेमन को कड़वाहट का एहसास हुआ। उसे हमेशा से पता था कि उसका मैना लेवल बहुत कम है, अकादमी के परीक्षणों ने इसकी पुष्टि कर दी थी। दयनीय 30 अकादमी के इतिहास में सबसे कम, जिसने उसे बदमाशी का आसान शिकार बना दिया था। अगला सबसे कम मैना पूल 656 था। उसके और उस छात्र के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन आवाज ने कहा कि मैं लेवल बढ़ा सकता हूं। नहीं, उसने खुद को सिस्टम कहा। वह रुका, थोड़ी सी उम्मीद जगी। लेकिन मैं अपना स्तर कैसे बढ़ाऊं? इस बार सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक आह भरते हुए वह अपने अन्य आंकड़े देखने के लिए आगे बढ़ा। ताकत, शारीरिक शक्ति। जैसा कि अनुमान था, उसकी ताकत कम आंकी गई थी। चपलता, निपुणता और सजगता का मिश्रण। सिस्टम ने उसे यहाँ औसत रेटिंग दी है, हालांकि यह उसकी मानसिक क्षमता जितनी निराशाजनक नहीं लगती। गति, उसकी गति औसत से थोड़ी अधिक, लेकिन उल्लेखनीय नहीं। सहनशक्ति और स्थायित्व का एक माप। डेमन जानता था कि उसने जो कुछ भी सहा है, उसके बाद वह मार झेल सकता है। फिर भी सिस्टम ने उसे औसत से नीचे का दर्जा दिया। अंततः वह कक्षा के अनुभाग में पहुंच गया। कक्षा, कोई कक्षा निर्दिष्ट नहीं की गई। फिलहाल आपको कोई औपचारिक वर्ग नहीं दिया गया है। एक बार जब आप कोई विशेष युद्ध या जादू वर्ग अनलॉक कर लेते हैं, तो आपको वर्ग विशिष्ट कौशल और सुविधाएं प्राप्त होंगी। भविष्य में ये प्रणाली एक अपरंपरागत वर्ग की अनुमति दे सकती है। वर्तमान स्थिति, अपरिभाषित। जैसे जैसे आप अपनी छाया क्षमताओं की गहराई का अन्वेषण करते हैं और स्तर ऊपर करते हैं, एक वर्ग की खोज या निर्माण हो सकता है।
डेमन की सांस अटक गई। मैं एक कक्षा हासिल कर सकता हूँ। इन शब्दों ने उसे आशा की एक किरण दी। इस दुनिया में लोग अपने जीवन काल में 7 कक्षाओं तक जाग सकते हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक भी कक्षा तक जाग पाएगा। छाया, सौर छाया ऊर्जा। छाया ऊर्जा जीवित छाया की क्षमताओं का उपयोग करने का प्राथमिक संसाधन है। ये जीवन शक्ति और आत्माओं के उपभोग जैसी कुछ क्रियाओं के माध्यम से पुनर्जीवित होती है। छाया ऊर्जा छायाओं से छेड़छाड़ करते समय या कुछ कौशलों का उपयोग करते समय खर्च होती है, और इस संसाधन को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आपकी छाया कमजोर होकर मर सकती है। वर्तमान स्थिति, आपकी छाया ऊर्जा पूर्ण है। ये युद्ध या अन्वेषण के दौरान छाया क्षमताओं को सक्रिय और बनाए रखने के लिए आदर्श है। चेतावनी, छाया ऊर्जा को स्थिर स्तर पर रखा जाना चाहिए। डेमन ने विवरण पढ़ा, लेकिन उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। फिर भी छाया क्षमताओं का इस्तेमाल करने का विचार उसे आकर्षित कर रहा था। वह आगे बढ़ता रहा और अगले, सबसे परेशान करने वाले आंकड़े तक पहुंच गया। छाया भूख स्तर 0%। छाया की भूख। भूख का स्तर छाया की शरीर और आत्मा को खाने की इच्छा को दर्शाता है। जैसे जैसे आप अपनी क्षमताओं का उपयोग करेंगे, छाया की भूख बढ़ती जाएगी और आपको उसे खिलाने के लिए प्रेरित करेगी। इस भूख को नज़रअंदाज करने से खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि अपने कार्यों पर नियंत्रण खोना या छाया का नियंत्रण अपने हाथ में लेना। ध्यान रखें कि भूख बहुत ज़्यादा न बढ़ जाए। नोट: जब शैडो हंगर 100% तक पहुंच जाएगा तो एचपी कम होना शुरू हो जाएगा जब तक कि व्यक्ति नष्ट न हो जाए। 0% -20% भूख, सुरक्षित सीमा। छाया नियंत्रण में है। 20% -50% भूख, खाने की इच्छा बढ़ जाती है। मामूली आंकड़े बढ़ जाते हैं। 50% -80% भूख, आंशिक नियंत्रण की हानि। महत्वपूर्ण शक्ति वृद्धि। 90% -100% भूख, छाया भूखी हो जाती है, पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाती है। अपनी मानवता खोने का तत्काल जोखिम। वर्तमान स्थिति, छाया वर्तमान में तृप्त है, जिससे आप पूर्ण नियंत्रण में हैं। शब्दों को पढ़ते ही डेमन के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी परछाई को खिलाओ, लेकिन किस मांस से, किस प्रकार का? सिस्टम खामोश रहा, उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। डेमन ने अपनी परछाई की तरफ देखा, उसकी आवाज़ में निराशा साफ झलक रही थी। मैं छाया को भोजन कैसे दे सकता हूँ? उसकी परछाई ने एक सोची समझी मुद्रा अपनाते हुए एक काल्पनिक ठुड्डी के नीचे हाथ रखकर, मानो खुद ही उस सवाल पर विचार कर रही हो, जवाब दिया। डेमन ने आह भरी और अपना ध्यान और संयम वापस पाने के लिए अपने गालों पर एक तेज थप्पड़ मारा। उसने अपनी नज़रें तुरंत अगले पर घुमा लीं। छाया स्तर 1। आपका शैडो लेवल आपकी परछाई पर आपके नियंत्रण और शक्ति को दर्शाता है। आप उसे खाना खिलाकर और विशिष्ट चुनौतियों या खोजों को पूरा करके अपना स्तर बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको एचपी, मैना और अन्य विशेषताओं को बढ़ाने के लिए स्टेट पॉइंट मिलेंगे। स्तर ऊपर करने की आवश्यकताएं। आत्माएं भस्म 0/3। डेमन की आंखें चौड़ी हो गईं। आत्माएं, उसे आत्माओं को निगलना था, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि कैसे। जमीन पर बैठकर उसने कुछ मिनट जो भी जोड़ सकता था, उसे जोड़ने में बिताए। तो क्या आत्माएं स्तर बढ़ाने के लिए ज़रूरी थीं, और शायद शरीर सिर्फ उस परछाई के लिए ईंधन था? उसने अपनी परछाई पर एक और नज़र डाली और देखा कि अब वह उसे ऐसे भाव से देख रही थी जिसे सिर्फ नाराज़गी ही कहा जा सकता है, मानो वह कोई अनजान नौसिखिया हो जो बिल्कुल नए सिस्टम के साथ जूझ रहा हो। अरे, क्या मैं सही हूँ? उसने आधे मजाक में पूछा। छाया ने कंधे उचका दिए, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह पूरी तरह से असंतुष्ट थी। डेमन ने चुप रहने का फैसला करते हुए भौहें चढ़ाईं। उसने अपना ध्यान वापस सिस्टम पैनल की ओर मोड़ लिया। स्थिति, छायापूर्ण है। वर्तमान स्थिति। इस स्थिति का मतलब है कि छाया को हाल ही में खाना दिया गया है और उसकी भूख मिट गई है। आपका उस इकाई पर पूरा नियंत्रण रहता है और उसे तुरंत खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जैसे जैसे आप युद्ध में शामिल होते हैं और छाया क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं, ये स्थिति भूख के स्तर के आधार पर बदलती रहेगी। वर्तमान स्थिति, सुरक्षित, तत्काल सेवन की आवश्यकता नहीं। डेमन ने राहत की सांस ली, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सुबह से ही रोलर कोस्टर पर था। अगर यह भरा हुआ है, तो मुझे अभी इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने मन को स्थिर करने की कोशिश की। बहुत कुछ था जिसे समझना था, और इस व्यवस्था में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था, शायद भयावह भी। आखिरकार वह उस अजीब राक्षस की यादों से छुटकारा नहीं पा रहा था जिसने उस पर हमला किया था और उसकी परछाई में घुल मिल गया था। विशेषताएं। अम्ब्रा छाया सार। अम्ब्रा विशेषता आपकी जादुई आत्मीयता और छाया इकाई से जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करती है।
ये नियंत्रित करती है कि आप अपनी शक्तियों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं और छाया आधारित क्षमताओं का उपयोग करते समय समग्र आंकड़ों को प्रभावित करती है। जैसे जैसे आपका छाया स्तर बढ़ता है, यह विशेषता विकसित होती जाएगी और छाया की ज़रूरतों और उस पर आपकी महारत के आधार पर नई क्षमताओं और आंकड़ों में वृद्धि को अनलॉक करती जाएगी। वर्तमान स्थिति, अम्ब्रा विशेषता अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन यह आपके साथ बढ़ेगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आगे की जानकारी सामने आएगी। मुझे लगता है कि यह मेरी जादुई विशेषता है, डेमन ने आंखें घुमाते हुए कहा। बिल्कुल चौंकाने वाली बात नहीं। लेकिन छाया गुण, ये वास्तव में सबसे शक्तिशाली चीज़ नहीं है। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन काश मैं कुछ अधिक सामान्य के साथ पैदा होता और, आप जानते हैं, एक सभ्य राशि का मान। चाहे उसने कितना भी सीखा हो, वह कमजोर मन पूल उस पर भारी पड़ा। उसकी नज़र कौशल टैब पर गई, जहां वर्तमान में कोई भी उपलब्ध नहीं था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे खोज जारी रखने पर मजबूर कर दिया। कौशल अर्जित योग्यताएं। कौशल सक्रिय और निष्क्रिय दोनों क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें आप अपनी क्षमता बढ़ने के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय कोई भी कौशल अनलॉक नहीं किया गया है। आपके शुरुआती कुछ कौशल संभवतः बुनियादी सक्रिय और निष्क्रिय क्षमताओं से जुड़े होंगे, और जैसे जैसे आपका शैडो लेवल बढ़ता है, आपको और उन्नत कौशल प्राप्त होंगे। कौशल युद्ध और अन्वेषण में युद्ध संबंधी लाभ, गतिशीलता में वृद्धि या अन्य उपयोगिताएं प्रदान करते हैं। पब फ्यूचर एड्स। वर्तमान स्थिति, कोई कौशल अर्जित नहीं किया। अपनी परछाई को खिलाएं या नए कौशल प्राप्त करने के लिए स्तर बढ़ाएं। डेमन की आंखें सिकुड़ गईं। कौशल, मैं स्तर बढ़ाकर और अपनी परछाई को खिलाकर कौशल हासिल कर सकता हूं। हम सब कुछ हमेशा इसी चीज को खिलाने पर वापस आता है। क्या मैं अब भी इसे अपनी परछाई कह सकता हूं? इंटरफेस के निचले भाग में एक नए प्रॉम्प्ट ने उनका ध्यान आकर्षित किया। लॉक किया गया। नए सिस्टम मैकेनिक्स को अनलॉक करने के लिए स्तर बढ़ाएं। नया सिस्टम मैकेनिक्स, क्या इसका मतलब है कि सिस्टम ने मुझे अभी तक सब कुछ नहीं दिखाया है? डेमन ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए बुदबुदाया। इसने मुझे पहले ही ठीक कर दिया है और मेरी परछाई को इसकी अंतहीन नकल से मुक्त कर दिया है। ये और क्या कर सकता है? उसे अनिश्चितता का एक गहरा सदमा लगा। उसे अकादमी लौटना था, निष्कासित होना कोई विकल्प नहीं था, और मार्कस और उसके समूह के बारे में भी सोचना था। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह थी कि वह एक एसएसआई के साथ वापस नहीं जा सकता था जिसका अपना दिमाग हो। क्या होगा यदि मंदिर के इंक्विजिशन को इसकी खबर मिल गई? वह कांप उठा। वे मुझे विधर्म के लिए यातना दे सकते हैं। उन्हें संदेह हो सकता है कि मैंने किसी राक्षस के साथ समझौता कर लिया है। खतरा कम था, पर खतरा न के बराबर भी। उसे अपनी परछाई को सामान्य व्यवहार करने का तरीका ढूंढना था। सिस्टम ने कहा कि यदि मेरे पास पर्याप्त छाया ऊर्जा है तो मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं, है ना? इसे परखने के लिए उसने अपनी परछाई की ओर हाथ बढ़ाया। परछाई पास ही खड़ी थी और उसकी ओर हाथ हिला रही थी। डेमन ने उसे सख्त आदेश दिया, रुकना। परछाई जम गई। वह मुस्कुराया, लेकिन फिर भौहें सिकोड़ ली क्योंकि परछाई स्थिर रही, उसकी हरकतों पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसने अपने होंठ काट लिए। मेरा अनुसरण करो, मेरा मतलब है, मेरी गतिविधियों की नकल करो। उसकी परछाई ने उसे अंगूठा दिखाया और आज्ञाकारी ढंग से उसकी नकल करने लगी। डेमन इधर उधर घूमने लगा, उछलने लगा और आगे पीछे दौड़ने लगा। उसे राहत मिली जब उसकी परछाई ने उसे सामान्य रूप से प्रतिरूपित किया। उसने गहरी सांस छोड़ी। देवी की स्तुति करो। संतुष्ट होकर उसने दूर एक चट्टान की ओर इशारा किया। वहां पर जाना। छाया चट्टान पर जा गिरी, जिससे डेमन बिना छाया के सूर्य के प्रकाश में खड़ा रह गया। मैं समझ गया, मुझे अभी यह राज ही रखना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो शायद मैं इसे अव्वल दर्जे का जादू कह सकूं, या यूं कहूं कि मैंने कोई नया जादू जगा दिया है। जब तक वह सिस्टम और अपनी परछाई के बारे में और ज्यादा नहीं जान लेता, तब तक चीजों को गुप्त रखना ही बेहतर था। डेमन ने उसे वापस बुलाया और उसे राहत मिली कि वह जल्दी ही वापस आ गई। उसे अभी अपनी क्षमताओं को परखना था, लेकिन अभी उसके पास और भी जरूरी काम थे, जैसे अपने चेहरे से मैल धोना। अपनी फटी हुई अकादमी की वर्दी देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसका कपड़ा अपने आप ही ठीक हो गया था। यह आपके लिए जादुई महाद्वीप से आई सामग्री है, उसने सोचा। एरोना में निर्मित अकादमी की वर्दी में स्वयं मरम्मत, शीघ्र सफाई और सूखने जैसे अद्वितीय गुण थे। डेमन कभी एरोना नहीं गया था, जो जादू और तकनीक का प्रसिद्ध महाद्वीप है। उसने अपना पूरा जीवन युद्ध महाद्वीप सोल्थियन में बिताया था और संभवतः उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। वह पास की नदी की ओर चल पड़ा। अब चूंकि वह अकादमी की सुरक्षा सीमा से बाहर आ चुका था, इसलिए सावधानी बरतते हुए वह पानी के किनारे रुका और नीली गहराइयों में झांका।
कुछ भी असामान्य न देखकर उसने थोड़ा पानी उठाया और अपने चेहरे पर छिड़क लिया। उसने अपने प्रतिबिंब पर नजर डाली और ठिठक गया। मेरी आंखें। डैमन बस पानी में देखता रहा। जो कुछ उसने देखा उसे समझते हुए उसके चेहरे पर भावशून्यता थी। उसकी ओर देखता हुआ प्रतिबिंब एक उदास युवक का था, जिसका चेहरा सदमे और उलझन से विकृत था। उसका मुंह कांप उठा। उसने आंखें चौड़ी की और पानी के पास झुककर यह सुनिश्चित किया कि कहीं वह कोई कल्पना तो नहीं कर रहा। लेकिन कोई गलती नहीं हुई, उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ थी। वह हौंफने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या, मेरी आंखों को क्या हुआ? उसकी पुतलियां एकदम काली हो गई थीं, इतनी गहरी कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि पुतलियां कहाँ खत्म होती हैं और कहाँ शुरू होती हैं। मानो वे एक शून्य में विलीन हो गई हों और कभी नीला रहा रंग पूरी तरह से निगल लिया हो। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखकर उन्हें और चौड़ा किया, इस उम्मीद में कि वह बस कुछ देख रहा है। लेकिन चाहे उसने कितनी भी ध्यान से देखा, वह कालापन बरकरार रहा। मैं क्या करूं? अगर किसी ने देख लिया तो? उसने खुद को रोका और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आखिर कौन ध्यान देगा? किसी को मेरी परवाह नहीं है। मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं हैं। ये बात जोर से कहना खोखला सा लगता था, अपनी उम्र के लड़के के लिए एक दुखद सच्चाई। जब से यह पता चला था कि उसके पास सिर्फ 30 का दयनीय मानस भंडार है, उसे इतना तुच्छ समझा जाने लगा था कि उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। इसके अलावा रईसों से झगड़ने की उसकी आदत भी थी, और यहाँ तक कि आम लोग भी, जो कठिन प्रवेश परीक्षाओं में पास हो जाते थे, उससे दूर रहते थे। और फिर उनका अपना व्यक्तित्व था, थोड़ा उदास, स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी। उसने अपने मन में आए विचारों को देखकर आह भरी, लेकिन फिर अकेलेपन की पीड़ा को दूर करने के लिए सिर हिलाया। वैसे भी वह अकादमी में दोस्त बनाने तो नहीं आया था। ठीक है, मैं यहाँ 10 लाख ज़ेनी के लिए आया हूँ, उसने खुद को याद दिलाया। ये सब पैसों के लिए था, उस पैसे के लिए जिससे उसकी बहन जिंदा रह सके। खड़े होकर उसने जमीन से अपनी अकादमी जैकेट उठाए, उसकी धूल झाड़ी और उसे पहनकर खड्ड में से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन तभी किसी असामान्य चीज ने उसका ध्यान खींचा। सिस्टम स्क्रीन उसका पीछा कर रही थी। वह आश्चर्य से पलकें झपकाने लगा। उफ, मैं इसे कैसे गायब करूं? क्या यह मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा? क्या होगा अगर सबने इसे देख लिया? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, सिस्टम पैनल अचानक गायब हो गया। ये गायब हो गया। उसकी परछाई ने ये सब देखकर झुंझलाहट में अपना सिर पीट लिया। डैमन का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने देखा कि उसकी परछाई भी उससे निराश दिख रही है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि इसे दोबारा कैसे प्रकट किया जाए, है ना? छाया ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा, हालांकि उसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी मुद्रा निराशा व्यक्त करने के लिए पर्याप्त थी। छी, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, है ना? जब तक कि डैमन को थोड़ा सुकून मिला, अब उसे अपनी परछाई से उतना डर नहीं लग रहा था, हालांकि उसने अब भी अपनी सतर्कता बनाए रखी थी। उसने कुछ करने की सोची। एम्मा, सिस्टम खुला है। पैनल पुनः टिमटिमा कर अस्तित्व में आ गया, यद्यपि उसकी परछाई उसके द्वारा प्रयुक्त वाक्यांश से परेशान लग रही थी। इसे अनदेखा करते हुए डैमन ने फुसफुसाते हुए कहा, गायब हो जाओ। स्क्रीन गायब हो गई और उसने फिर कोशिश की। सिस्टम, ये खुल गया। ये बंद हो गया। पब फ्यूचर एड्स। अगले कुछ मिनटों तक वह सिस्टम पैनल को खोलने और बंद करने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करता रहा, और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि यह सब शब्दों से नहीं, बल्कि उसके विचारों से शुरू हुआ था। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, उसे बस ये सोचना था कि उसे खोलना है या बंद करना है। संतुष्ट होकर उसने सांस छोड़ी। कम से कम एक चीज तो मेरे नियंत्रण में है। ऐसा करने के बाद उसने अपनी परछाई की ओर देखा, जो इतनी ऊबी और परेशान लग रही थी कि अधीरता के कारण मर ही जाएगी। डैमन मुस्कुराया, उसे विजय का आत्मसंतुष्ट भाव महसूस हुआ। ठीक है, चलो अकादमी वापस चलते हैं और अन्य लोगों के सामने सामान्य व्यवहार करते हैं। जवाब में साया अचानक सावधान हो गया और उसे जोर से सलामी दी। डैमन इस भाव को पहचान नहीं पाया। आखिरकार उसकी दुनिया में सैन्य सलामी अलग ही होती है, लेकिन वह समझ गया कि यह स्वीकृति का संकेत था। ये काफी अच्छा था। डैमन ने अपने आसपास के माहौल को देखा और जंगल को निहारा। कुछ दूर चलने के बाद उसे पता चला कि खड्ड कहाँ खत्म होती है, और वह एक पहाड़ी पर चढ़ गया और ऊपर आकर रुककर दूर तक फैले घने जंगल को निहारा। यह अकादमी की सुरक्षा घेरे से बाहर था। जितना आगे कोई जाता, यह उतना ही खतरनाक होता जाता। भूत, कोबोल्ड, ट्रोल, राक्षस और तरह तरह के भयानक जीव वहां छिपे रहते थे। वह जानता था कि यह जगह उसके जैसे किसी के लिए नहीं है। पीछे मुड़कर वह अकादमी के बैरियर की ओर चल पड़ा।
उन्हें परिचित क्षेत्र में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, जहां उन्होंने मार्कस और उसके समूह द्वारा छोड़े गए पदचिह्नों को देखा। उन बेवकूफ़ों ने मुझे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया और अपने निशान छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई। वह उनकी लापरवाही पर खुश होते हुए बुदबुदाया। यदि मैं उनकी जगह होता तो मैं अपनी पहचान छिपा लेता और जांच को गुमराह करने के लिए कुछ खोखले सुराग छोड़ देता। उसने सिर हिलाया। वह उनकी जगह तो नहीं होगा, लेकिन वह ये जरूर सुनिश्चित करेगा कि उन्हें अपने किए पर पछतावा हो। आखिरकार विनाश की देवी न्याय की भी देवी थी और उसके हाथों वह उन्हें सजा पाते हुए देखेगा। दृढ़ निश्चय के साथ वह जंगल से बाहर निकलता रहा और आखिरकार अकादमी के मैदान में पहुंच गया। अपने गुप्त प्रशिक्षण स्थल से गुजरते हुए उसने देखा कि जमीन पर अभी भी खून के हल्के धब्बे थे, जो उस समय के थे जब उसे पीटा गया था। उन्हें नज़रअंदाज करते हुए वह अपने छात्रावास की ओर चल पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि सबसे कमज़ोर और आम आदमी होने के बावजूद उसका छात्रावास अकादमी की सबसे बेहतरीन इमारत में था। कक्षा में जाते हुए दूसरे छात्रों के पास से गुजरते हुए किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। जिस छात्रावास भवन में वह रहता था उसे युद्ध के हॉल या यूं कहें कि युद्ध हॉल के नाम से जाना जाता था। युद्ध महाद्वीप सोल्थियोन के नाम पर रखा गया ये भवन विनाश और युद्ध की देवी को श्रद्धांजलि था। ये भवन एक भव्य महल जैसा दिखता था। डेमन ने ऐसी विलासिता का अनुभव तब तक नहीं किया था जब तक वह यहाँ रहने नहीं आया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह छात्रावास में एकमात्र सामान्य व्यक्ति था। ये तथ्य उसकी अद्वितीय छात्रवृत्ति के कारण था, एक स्वर्णिम टिकट की सिफारिश जिसने उसे प्रवेश परीक्षाओं को दरकिनार करने, सर्वश्रेष्ठ छात्रावास में स्थान पाने और 10 लाख ज़ेनी छात्रवृत्ति निधि प्राप्त करने की अनुमति दी। सबसे धनी कुलीन परिवारों के लिए डिज़ाइन किए गए भव्य हॉल में प्रवेश करते हुए वह बगल की सीढ़ियों से अपनी मंजिल पर पहुंचा। अपने छात्रावास में पहुंचकर वह अंदर चला गया। विशाल कमरा किसी स्वीट जैसा लग रहा था। मैल धोने के लिए जल्दी से नहाने के बाद उसने नई वर्दी पहन ली। उसके मन में एक चिंता की लहर दौड़ गई। क्या होगा अगर किसी ने उसमें कुछ अजीब देखा? क्या होगा अगर उसने उसकी आंखें देख लीं? लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया और उसकी परछाई आज्ञाकारी बनी रही तथा किसी भी अवांछित ध्यान से बचती रही। वह मुख्य भवन में चला गया। उम्मीद थी कि वह समय पर कक्षा में पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे ही वह जल्दी से हॉल से नीचे उतरा, एक आवाज़ ने उसे पुकारा, डेमन ग्रे, मुझे तुरंत मेरे कार्यालय में मिलो। डेमन उस आवाज़ को सुनकर ठिठक गया, ठंडी, सख्त और जाहिर तौर पर दबंग। जैसे ही उसने स्रोत की ओर मुंह किया, उसके पैर थोड़े कमज़ोर महसूस हुए। आर्ग, लगता है मेरी किस्मत यहीं खत्म हो गई। वह धीरे से मुड़ा और उसकी नज़र एक 30 साल के आदमी से मिली। उस आदमी के लंबे काले बाल थे और उसका चेहरा सख्त, सीधा सादा था। उसकी हल्की स्लेटी आंखों में अडिग अधिकार का भाव था। काले कपड़े पहने वह अपनी प्रतिष्ठा की तरह ही काला और भयावह लग रहा था। ये प्रोफेसर केल ब्लैकथॉर्न थे, अकादमी के सबसे सख्त प्रोफेसर। डेमन को यह एहसास हो रहा था कि यह आदमी उनसे कुछ खास नफरत करता है। प्रोफेसर ब्लैकथॉर्न काले जादू में माहिर थे, जो सैद्धांतिक रूप से उन्हें डेमन के लिए एक अच्छा गुरु बनाता, क्योंकि उनका छाया गुण इससे मेल खाता था। लेकिन जैसे ही केल को पता चला कि डेमन का मन पूल मुश्किल से 30 के आसपास पहुंचता है, उसने उसे पूरी तरह से नकार दिया। केल की ठंडी ग्रे आंखें संकुचित हो गईं, डेमन को खंजर की तरह चुभने लगीं। यह अच्छा नहीं हो सकता। डेमन के मन में एक अशुभ भावना घर कर गई, मानो ब्लैकथॉर्न के कार्यालय में जो कुछ भी उसका इंतजार कर रहा था वह अप्रिय ही होगा। मेरे पीछे आओ, डेमन ग्रे, प्रोफेसर केल ने कहा और आगे बढ़ने के लिए मुड़ गए। डेमन ने भौहें चढ़ाईं और भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा। अभी मेरी क्लास है, शायद मैं बाद में आ जाऊं, उसने हिम्मत करके पूछा। केल ने एक क्षण भी विराम नहीं लिया। मैंने एलिमेंटल मैनिपुलेशन के लिए आपके प्रोफेसर से पहले ही बात कर ली है। आपको माफ़ कर दिया गया है। अपने होंठ काटते हुए डेमन को एहसास हुआ कि अब उसके पास कोई बहाना नहीं बचा है। जो भी नियति उसका इंतजार कर रही थी, उसके पास उसके पीछे चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। आह, देवी मेरे साथ रहें, उसने धीरे से कहा, अनिच्छा से पीछे पीछे चलते हुए। चलते चलते डेमन की नज़रें हॉल में इधर उधर घूम रही थीं। छात्र प्रोफेसर केल का आदर से स्वागत कर रहे थे और जो लोग उनकी प्रतिष्ठा से वाकिफ थे वे दया भरी नज़रों से डेमन की ओर देख रहे थे। कुछ लोग डेमन को अकादमी का बहिष्कृत समझकर उसे तिरस्कार भरी नज़रों से देख रहे थे, कुछ तो मुस्कुरा भी रहे थे, मानो उसकी बदकिस्मती पर खुश हो रहे हों। उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, ये जानते हुए कि वे उसकी ज़िंदगी में सिर्फ दर्शक ही रह जाएंगे। उसने सोचा, अगर उसका मजाक उड़ाने से उन्हें कोई मकसद मिलता है तो ठीक है।
ज्यादातर इंसानों का यही स्वभाव होता है। उसने सोचा अपनी जिंदगी में बेहतर महसूस करने के लिए उन्हें किसी और को बदतर हालत में देखना जरूरी होता है। और फिलहाल वह उनका पसंदीदा लक्ष्य था। वे जल्द ही प्रोफेसर केल के कार्यालय में पहुंच गए, एक भव्य जगह जिसमें किताबें, दुर्लभ सामग्री और विदेशी राक्षसों के अंगों से भरी अलमारियां थीं, शायद शोध के लिए इकट्ठा की गई थीं। फर्नीचर सुरुचिपूर्ण और सुस्वादु था, जो ब्लैकथॉर्न परिवार के एक कुलीन व्यक्ति के लिए उपयुक्त था। डैमन के पास नज़ारे का आनंद लेने का समय ही नहीं था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आए। उसने अपना भाव शांत रखा, हालांकि उसका मन हर संभव बहाने और बचाव के बारे में सोच रहा था। अगर नौबत आई तो वह भीख मांगने को भी तैयार था। बैठ जाए, केल ने मेज के सामने रखी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। डैमन ने सिर हिलाया और आरामदेह कुर्सी के बावजूद खुद को सतर्क रखने की कोशिश करते हुए बैठ गया। वह अपनी सतर्कता में ढिलाई नहीं बरत सकता था, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। जैसे ही वह बैठे, प्रोफेसर केल ने मेज पर कागजों का एक ढेर फेंक दिया। कागज उनके सामने मेज पर बिखर गए और हर एक पर उनका नाम अंकित था। केल पीछे झुक गया, उसकी ठंडी आंखें डैमन पर टिकी थीं। क्या आप ये देख रहे हैं, डैमन ग्रे? यह आपका स्कोर है, अकादमी में दाखिला लेने के बाद से आपके संचयी अंक। डैमन ने अपने होंठ काट लिए। उसे देखने की जरूरत नहीं थी, वह पहले से ही जानता था कि स्कोर बहुत कम थे। केल ने घृणा से भरी आवाज में कहा, जब से आपने दाखिला लिया है आपने कोई सुधार नहीं दिखाया है। हर परीक्षा आपकी अयोग्यता साबित करती है। काइल ने एक कागज उठाया और उसमें से कुछ पढ़ा। मन आकलन, छात्र डैमन ग्रे के पास 30 का मन पूल है। सिर्फ कम नहीं, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ने वाला। आपने अकादमी के इतिहास में एक नया निचला स्तर स्थापित किया है। और बस इतना ही नहीं, आपके शारीरिक आकलन के अंक भी उतने ही निराशाजनक थे। केल ने अपना जबड़ा भींच लिया और अपनी चिड़चिड़ाहट को बड़ी मुश्किल से छुपा पाया। चलिए, एक पल के लिए शारीरिक क्षमता को दरकिनार कर देते हैं। हर किसी में इतनी ताकत नहीं होती कि वह युद्ध शक्ति या शक्तिशाली जादू के जरिए देवी जातियों में योगदान दे सके। लेकिन चलिए आपके सैद्धांतिक अंकों की समीक्षा करते हैं। उसने दूसरा कागज उठाया और उसे देखा, उसका चेहरा और भी गहरा हो गया। तुम्हें तो बुनियादी शब्द भी नहीं पता। तुम एक अज्ञानी आम आदमी के अलावा कुछ नहीं हो, बुनियादी ज्ञान का एक कतरा भी नहीं। केल का चेहरा हल्का सा लाल हो गया, मानो उसकी कनपटी पर एक नस फड़क रही हो। धीमी सांस लेते हुए वह आगे बोला, तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को हमारी शानदार एथर अकादमी के द्वार पार करने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए थी। फिर भी तुम यहाँ हो। केल ने अपना सिर हिलाया, उसके स्वर में घृणा स्पष्ट थी। आप यहाँ केवल एक स्वर्णिम टिकट के कारण हैं, जिसके आप पुनर्तः अयोग्य हैं। केल की तीखी आलोचना के बावजूद डैमन अपना सिर झुकाए चुप रहा। उसने कोई बहस नहीं की, उसके हर शब्द में सच्चाई छिपी थी। जब आप सुनहरे टिकट के साथ आए तो अकादमी को शक हुआ। हमें हैरानी हुई कि इतने नीच इंसान के पास ऐसी चीज कैसे आ सकती है। जांच पड़ताल के बाद हमें स्रोत का पता चला, और ये कम से कम कहने के लिए तो आश्चर्यजनक था। ये सुनकर डैमन ने ऊपर देखा, उसकी उत्सुकता बढ़ गई। वह खुद भी हमेशा उस टिकट के बारे में सोचता रहता था। उसे बस इतना पता था कि वह किसी तरह उसके परिवार के पास आ गया था और उसे और उसकी छोटी बहन लूना को मिली विरासत में शामिल कर लिया गया था। गोल्डन टिकट सुनने में जितना प्रतिष्ठित लगता था उतना ही प्रतिष्ठित भी था। एक ऐसा गोल्डन टिकट जो धारक को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान एथर अकेडमी में प्रवेश दिलाता था। इसके साथ ही हर सेमेस्टर में 10 लाख जेनी की छात्रवृत्ति भी मिलती थी। ये टिकट, जो साल में केवल एक बार सर्वश्रेष्ठ स्नातक छात्र को जारी किया जाता था, एक तरह की सिफारिश का काम करता था। अगर प्राप्तकर्ता इसे आगे बढ़ाना चाहता था तो उसे इसके विशेषाधिकार मिल जाते थे और बिना किसी परीक्षा के अकादमी में स्वतः प्रवेश मिल जाता था। उसने सिर उठाया, एक उम्मीद की किरण महसूस की। ऐसा अनमोल तोहफा उसे कौन देगा? उसके परिवार से उनका क्या रिश्ता हो सकता है? केल उसे घूरता रहा। ये हैरानी की बात है कि इतने बड़े ओहदे वाला कोई व्यक्ति आप पर अपना सुनहरा टिकट बर्बाद कर देगा। आप जैसा व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर पाएगा। डैमन की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी बढ़ती हताशा के जवाब में उसके नीचे का साया बेतरतीब ढंग से टिमटिमा रहा था। लेकिन वह चुप रहा, अपने गुस्से को दबाता रहा। तुमने कोई सुधार नहीं दिखाया है, हर मूल्यांकन, हर परीक्षा में असफल रहे हो। इस पहली तिमाही में तुम्हारा प्रदर्शन बहुत ही खराब है, केल ने घृणा से भरी आवाज में कहा। देवी की महिमा के कारण मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि सेरास ब्लेड जैसी महान हस्ती आपको अपना स्वर्णिम टिकट क्यों देगी? केवल इसलिए कि आप यहां आकर उनके नाम को बदनाम करें। उस नाम का जिक्र आते ही डैमन की सांसें थमसी गईं।
उसका गुस्सा गायब हो गया, उसकी जगह सदमे की एक लहर ने ले ली जो उसके सीने में गहराई तक उतर गई। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। सेरास ब्लेड, वह स्तब्ध होकर फुसफुसाया। एथरिस के 9 महाद्वीपों में राक्षसों द्वारा शासित मध्य महाद्वीप से लेकर देवी जातियों द्वारा शासित अन्य 8 महाद्वीपों तक शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सेरास ब्लेड के नाम से अपरिचित हो। राक्षसों के लिए वह एक भयभीत शत्रु थी, देवी जातियों के लिए वह एक पूजनीय नायक थी। सेरास ब्लेड सोल्थियोन के युद्ध महाद्वीप की एक प्रतिभाशाली महिला थी, जिसका जन्म एक मध्यम स्तरीय कुलीन परिवार में हुआ था। 3 साल की उम्र में ही वह तलवार चलाने में सक्षम हो गई थी। 5 साल की उम्र तक उसने एक ऐसे व्यक्ति को हरा दिया था जिसने अपना पहला वर्ग जागृत कर लिया था। 6 साल की उम्र में उसने अपना एक अलग वर्ग जागृत कर लिया, एक अनोखा वर्ग जो आम लोगों में नहीं पाया जाता। ये तो बस शुरुआत थी। 10 साल की उम्र तक वह दूसरी कक्षा में पहुंच चुकी थी। 11 साल की उम्र तक वह कई राक्षसों का वध कर चुकी थी और उसे एक विलक्षण प्रतिभा का दर्जा मिल चुका था। 14 साल की उम्र में उसने अकादमी में प्रवेश लिया और जल्द ही वहां की सर्वश्रेष्ठ छात्रा बन गई। उसकी प्रतिभा ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। 15 साल की उम्र में उसने चौथी कक्षा में उन्नति प्राप्त की और स्नातक होने तक वह अधिकांश प्रोफेसरों से अधिक शक्तिशाली हो गई थी। उन्होंने कहा कि उसे विनाश की देवी का आशीर्वाद प्राप्त था, जो अद्वितीय शक्ति की योद्धा थी। लेकिन उसकी कहानी यही नहीं रुकी। अपनी रिकॉर्ड तोड़ स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद वह सेंट्रोस के राक्षस महाद्वीप के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गई। उस समय राक्षस सदियों से चले आ रहे युद्ध में लगातार आगे बढ़ रहे थे। देवी जातियां अपनी जमीन खो रही थीं, जब तक कि सेरास का आगमन नहीं हो गया। युद्ध के मैदान में उसके पराक्रम पौराणिक बन गए और वर्षों के दौरान वह 5वीं श्रेणी की उन्नति तक पहुंच गई। अपनी शक्ति से उसने राक्षस महाद्वीप को युद्धविराम के लिए मजबूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक कि डेमन, जो शोहरत से दूर पला बढ़ा था, सेरास ब्लेड नाम जानता था। वह एक मिथक थी, एक किंवदंती थी और किसी तरह उसका सुनहरा टिकट उसी से आया था। मेरी देवी, सेरास ब्लेड, डेमन फुसफुसाया। उसकी हताशा क्षण भर के लिए भूल गई जब उसने चौड़ी आंखों से देखा। केल की अभिव्यक्ति में कोई नरमी नहीं आई। सही कहा, सेरास ब्लेड आपके सुनहरे टिकट का असली मालिक था। यह आपके हाथों में कैसे आया? यह मेरी समझ से परे है। केल ने आह भरी और डेमन की ओर घृणा भरी नजरों से देखा। ऐसा लगता है कि उसने इसे ग्रे नाम के एक युवा जोड़े को दे दिया। वह उपहास किया, और किसी तरह उस जोड़े ने तुम्हारे जैसे नाकामयाब को जन्म दिया। मुझे ये सोचकर दुख होता है कि सेरास ब्लेड जैसा प्रतिष्ठित नाम तुम्हारे जैसी क्षमता वाले व्यक्ति के साथ जुड़ा है। तुम्हारा अस्तित्व ही उसकी विरासत को कलंकित करता है। डेमन ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसके हाथ साफ तौर पर कांप रहे थे। उसने महसूस किया कि केल की घृणा का भार उस पर भारी पड़ रहा है और उसे घुटन भरी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। केल ने अपनी जेब में हाथ डाला और अकादमी के प्रतीक चिन्ह वाला एक ब्रोच निकाला। चांदी का बना, उस पर स्पष्ट अक्षरों में प्रोबेशन का एक रून अंकित था। केल ने कागज का एक पन्ना डेमन की ओर बढ़ाया, उसकी नज़रें तिरस्कार से भरी हुई थीं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। इसे भरें और स्वेच्छा से अकादमी छोड़ दें। कागज डेमन की ओर सरका, उसका दिल बैठ गया, चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने होंठ तब तक काटे जब तक उसे खून का स्वाद नहीं आ गया। केल उसकी परेशानी से अप्रभावित होकर उसे देखता रहा। इस पर हस्ताक्षर करो और अपनी मर्जी से चले जाओ। ये बिना किसी सम्मान के निष्कासित और फेंके जाने से बेहतर है। अगर तुम्हारे अंदर सेरास ब्लेड के लिए जरा भी सम्मान है तो तुम उसकी विरासत के लिए इतना तो करोगे ही। तुम्हारी नाकामी उसके नाम पर भी दाग लगाती है। डेमन ने कागज पकड़ा हुआ था, उसकी उंगलियां मेज पर रखे पेन से रगड़ रही थीं। लेकिन वह झिझका, उसके मन में एक याद कौंध गई, उसकी बहन लूना, जिसके पीले बाल बिस्तर पर बिखरे पड़े थे, दर्द से छटपटाती हुई जीने के लिए संघर्ष कर रही थी। लूना, वह फुसफुसाया, उसकी भावनाएं क्रोध और हताशा के तूफान में बदल गईं। वह हार मानने के बारे में सोच भी कैसे सकता था। वह अकादमी में शोहरत या सम्मान पाने नहीं आया था। वह अपनी बहन को बचाने के लिए पर्याप्त कमाई करने आया था। अगर केल ब्लैकथॉर्न चाहती कि वह चला जाए तो वह मान जाता, अगर केल बदले में उसकी बहन के इलाज का खर्च उठाने को तैयार होती। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए डेमन पर उसका कोई बकाया नहीं था। सेरास ब्लेड, हो, उसने कड़वाहट से सोचा। हाँ, ठीक है, वह मेरी गांड चूम सकती है। पब फ्यूचर एड्स। कलम पकड़ते हुए उसने कागज को ठंडी निगाहों से देखा, उसकी निगाहों में विद्रोह की आग जल रही थी। केल का धैर्य समाप्त होता जा रहा था। ठीक है, शुरू करो। मेरे पास पूरा दिन नहीं है। नहीं,
डेमन बुदबुदाया, उसका स्वर ठंडा और बेजान था, उसकी आंखों में एक मृत भाव था। केल की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। आपने अभी अभी क्या कहा? मैंने कहा नहीं, मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। केल की आंखें बर्फ सी हो गईं। अभी करो। डेमन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मैंने कहा नहीं। अपने पेट में तनाव के बावजूद उन्होंने अपना चेहरा शांत बनाए रखा, हालांकि उनके शांत बाहरी आवरण के नीचे गुस्सा उबल रहा था। केल ने आह भरी, अंततः उसका धैर्य जवाब दे गया। तो फिर बहुत अच्छे। उसने अपने हाथ में पकड़ा ब्रोच डेमन की ओर उछाला, जिसने सहज ही उसे पकड़ लिया। चांदी के ब्रोच पर अकादमी का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था और उस पर प्रोबेशन का एक रून अंकित था। चूंकि तुम सम्मान के साथ नहीं जाओगे, इसलिए अकादमी तुम्हें बाहर निकाल देगी। केल की आवाज में एक क्रूर संतुष्टि थी। बधाई हो, डेमन ग्रे। अब आप आधिकारिक तौर पर एक परिवीक्षाधीन छात्र हैं। जब आप अनिवार्य रूप से मध्य सेमेस्टर मूल्यांकन में असफल हो जाएंगे, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बाहर निकालने के लिए यहां आऊंगा। केल की बात जारी रहने पर डेमन का हाथ कांपने लगा, उसकी उंगलियां ब्रोच में धंस गईं। मैंने देख लिया है कि तुम्हारी कीमत क्या है, एक असफलता और कुछ नहीं। तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। डेमन का क्रोध बढ़ने के साथ उसकी परछाई अनियमित रूप से टिमटिमाने लगी, उसकी आवाज ठंडी और कटु हो गई। आप तो कोई शिक्षक निकले, प्रोफेसर। केल ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन डेमन ने दबाव बनाए रखा, उसकी आवाज स्थिर थी, जो जीवन भर की निराशा से भरी हुई थी। तुम कहते हो कि मैं असफल हूं। हाँ, तुम सही हो। मैं अनगिनत बार असफल हुआ हूं और मैंने बहुत कुछ छोड़ा भी है। लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। अभी भी खड़ा हूँ। तुम मुझे जितना चाहो असफल कहो, लेकिन मुझे असफल कहने से कुछ नहीं होगा। यही तुम गलत हो। तुम ये तय नहीं कर सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। उसकी आंखें विरोध से जल रही थीं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या सहना पड़ा है। और अगर मैं मैदान से बाहर जाऊंगा तो लात घूंसे मारूंगा और चिल्लाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया है। डेमन की आवाज ऊंची हो गई, उसका गुस्सा फूट पड़ा। हाँ, मैं असफल हूँ, लेकिन असफलता ही वह कसौटी है जिसमें मैं ढला हूँ। वह खड़ा था, उसकी निगाहें केल पर टिकी थीं। मुझे निकाला नहीं जा रहा। मैं उस मध्य सेमेस्टर मूल्यांकन में पास हो जाऊंगा। और जब मैं पास हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहूंगा। वह आगे झुका, उसकी आवाज धीमी, भयंकर फुसफुसाहट जैसी थी, भाड़ में जाओ तुम। केल की निगाहें ठंडी और अविचलित रहीं। तुम्हारे क्रेडिट की इतनी कम संख्या के साथ पास होना भी काफ़ी नहीं होगा। तुम्हें टॉप 10 में बने रहने के लिए जगह बनानी होगी, और हम दोनों जानते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। तुम्हारी बातें कुत्ते के भौंकने के अलावा कुछ नहीं हैं। अपनी कलाई को झटकते हुए केल ने डेमन की ओर एक लिफाफा फेंका। अब मेरे कार्यालय से बाहर निकल जाओ। डेमन ने लिफाफा पकड़ा, उसकी गहरी आंखें ठंडे गुस्से से चमक रही थीं। उसने ब्रोच को हाथ में कसकर पकड़ा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। डेमन प्रोफेसर केल के कार्यालय से बाहर निकल गया, उसके हाथ क्रोध से कांप रहे थे। वह गलियारों से गुजरा, जो ज्यादातर खाली थे क्योंकि ज्यादातर छात्र कक्षा में थे। अगर उनमें से किसी को पता चलता कि उसने अकादमी के सबसे खतरनाक प्रोफेसर को पलटकर जवाब दिया है और यहाँ तक कि एक अभद्र टिप्पणी भी की है, तो वे शायद उसे पागल समझ लेते। लेकिन डेमन को कोई परवाह नहीं थी। केल की नहीं, और प्रतिष्ठित सेरास ब्लेड की तो बिल्कुल भी नहीं। इनमें से किसी का भी कोई महत्व नहीं था। उसे बस अपनी बहन की जान की परवाह थी, और वह एक ही समस्या पर आकर टिकी थी, पैसा। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, उसने कड़वाहट से सोचा। यदि आप पैसे से कोई चीज़ नहीं खरीद सकते, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, या आप नहीं जानते कि वह चीज़ कहाँ मिलेगी। मुझे और ज़ेनी की ज़रूरत है, उसने धीरे से कहा। अकादमी की छात्रवृत्ति से उसे कुछ राहत मिली, लेकिन 10 लाख ज़ेनी भी उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। वह न तो छोड़ सकता था और न ही निष्कासित हो सकता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। शाप! उसने अपने होंठ काटे, अपने बोझ का बोझ उस पर इतना भारी पड़ रहा था कि उसे लगा कि अब वह फट जाएगा। उसने केल के ऑफिस में गुस्से में आकर बड़ी बड़ी बातें की थीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि वह कितना निराश महसूस कर रहा है। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने अपने मन में धीमे स्वर में अपना सामान्य मंत्र दोहराया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। आज का दिन बहुत भयानक था। कल और भी बुरा होगा। इसे कुछ बार दोहराने के बाद उसने एक लंबी आह भरी और पास में ही एक फव्वारा ढूंढ लिया, तथा उसके पास रखी बेंच पर बैठ गया। मैं क्या करूं? कैसे? मैं। थकान से भारी उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। तभी उसकी परछाई टिमटिमाती हुई, अजीब तरह से हिलती हुई, मानो उसकी तरफ हाथ हिला रही हो।
डेमन ने पलकें झपकाईं और उसे इशारा करते हुए देखा, जैसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा हो। एक पल बाद उसे समझ आया, वह सिस्टम की तरफ इशारा कर रही थी। डेमन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, ठीक है, मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ। सिस्टम पैनल बुलाकर उसने अपने आंकड़े देखे। ज़्यादातर अपरिवर्तित थे, 2 को छोड़कर। छाया ऊर्जा कम हो गई थी, और इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि छाया भूख एक नए स्तर तक बढ़ गई थी। घबराकर उसने अपना कंडीशन पैनल चेक किया और परिणाम देखकर उसे राहत मिली। स्थिति छायापूर्ण है। उसने आह भरी, ये याद करते हुए कि तीव्र छाया भूख जानलेवा हो सकती है। मुझे सचमुच मरने का ख्याल पसंद नहीं। उसने बुदबुदाते हुए अपनी परछाई की ओर देखा, जो धूप में सामान्य व्यवहार करने लगी थी। अब क्या, मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? हम तुम्हें खिलाने के लिए मांस और स्तर बढ़ाने के लिए आत्माएं। उनकी भौहों पर बल पड़े। आत्माएं तो मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन शरीर, खैर, यह अकादमी में संभव है। हम वहीं से शुरुआत करेंगे। बस। कक्षा के बाद डेमन की आवाज़ धीमी पड़ गई क्योंकि उसे अचानक याद आया, क्लास, उसकी पहली क्लास एलिमेंट मैनिपुलेशन शायद अब तक खत्म हो चुकी होगी क्योंकि उसे शुरू में ही देर हो गई थी। लेकिन अगर वो खत्म हो गई थी, तो इसका मतलब था। डेमन ने अपनी जेब से हाथ डालकर एक छोटी सी किताब निकाली जिसके पीछे अकादमी की मुहर लगी थी। उसने उसे खोला और उसके पन्ने किसी डिजिटल स्क्रीन की तरह चमक रहे थे। यह अकादमी का पेजर था, एक ऐसा उपकरण जिसके कई काम हैं, बिल्कुल किसी आधुनिक स्मार्टफोन की तरह। शेड्यूल देखते हुए वह कराह उठा, ओह, आप मजाक कर रहे हैं। ये तो मेरी किस्मत है। उसने पेजर बंद किया और अपनी परछाई की ओर देखते हुए खड़ा हो गया। चलो, हमारे पास अगला प्रैक्टिकल मल्टी एट्रीब्यूट कॉम्बैट क्लास है। पब फ्यूचर एड्स। उसने गहरी सांस ली। यह उसकी सबसे कम पसंदीदा कक्षाओं में से एक थी। हालांकि युद्ध में जादुई गुणों के इस्तेमाल का सिद्धांत ठीक था, लेकिन उसे इसके व्यावहारिक प्रयोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। ये वो क्लास थी जहां छात्र अपनी ताकत दिखाते थे और वह हमेशा सबसे कमज़ोर होता था। और सबसे बड़ी बात, वह देर से आता था। अनिच्छा से वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, एक लंबे गलियारे से होकर, और एक लिफ्ट तक पहुंचा। उसने जादुई यंत्र के अंदर कदम रखा, बटन दबाया, और जैसे ही वह नीचे उतरा, उसे हल्की सी गिरावट महसूस हुई। जल्द ही वह भूतल पर पहुंच गया, जहां एक विशाल गुंबददार दरवाज़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसे खोलते ही सूरज की रोशनी अंदर आ गई और पॉलिश किए हुए फर्श पर उसकी परछाई फैल गई। डेमन सावधानीपूर्वक उगाए गए फूलों के बिस्तरों की भूल-भुलैया से गुजरते हुए अकादमी के खुले प्रशिक्षण मैदान में पहुंच गया। चारों ओर छात्र प्रशिक्षण प्राप्त पुतलों पर तात्विक जादू चला रहे थे या विशालकाय धातु के गोलेमों से होने वाले हमलों से बच रहे थे। एक तरफ प्रशिक्षक खड़ा था, भूरे बालों और भेड़िए जैसे कानों वाला एक दैत्याकार आदमी, जिसकी कदकाठी से शक्ति और नियंत्रण दोनों झलक रहे थे। उसकी तीखी नीली आंखें शांत अधिकार के भाव से छात्रों को देख रही थीं, और वह चुपचाप उनके प्रदर्शन का आकलन करते हुए अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा था। डेमन झिझका, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने ये दृश्य देखा। उसने गहरी सांस ली, अपनी परछाई की ओर देखा और सिर हिलाया। अब या कभी नहीं। वह धीरे धीरे छात्रों की ओर चला, अपना सिर नीचे झुकाए और अपनी सांस स्थिर रखते हुए, उम्मीद कर रहा था कि अन्य छात्रों द्वारा प्रैक्टिकल परीक्षा देने की अफरा तफरी के बीच वह राक्षस प्रोफेसर उसे नहीं देखेगा। डेमन के कदम सावधानी से चल रहे थे, हर एक कदम पर एक हल्की बेचैनी का भाव था। जैसे ही वह हथियारों के रैक के पास पहुंचा, जैसे ही वह बाकियों के साथ घुलने मिलने ही वाला था, प्रोफेसर की गहरी गूंजती आवाज़ शोर को चीरती हुई सुनाई दी, तुम देरी से आए हो। डेमन स्तब्ध रह गया। जैसे ही प्रोफेसर की आवाज़ गूंजी, जिसने तुरंत ध्यान आकर्षित किया, पूरा प्रशिक्षण मैदान शांत हो गया। बाकी सभी छात्र रुक गए और उसकी ओर मुड़े, हर एक के चेहरे पर एक अलग भाव था। उन्हें अपनी आंखों में चुभती हुई उनकी निगाहों को महसूस करने के लिए ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बजाय उसने भौहें सिकुड़ी और धीरे से अपनी नज़रें ऊपर उठाईं। उसका भाव गहरा और अडिग था। उसकी काली आंखों में छाया उसे और भी भयावह बना रही थी, एक ऐसी अभेद्य आभा बिखेर रही थी जो उसके चेहरे से निकल रहे उदासी से मेल खा रही थी। प्रोफेसर की नज़रों से मिलते हुए डेमन ने एक ठंडी, चुनौती भरी नज़र बनाए रखी। प्रोफेसर ने बिना किसी असर के हल्के से सिर हिलाया। आपका नाम क्या है? डेमन का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, उसे धोखा देने की धमकी दे रहा था, लेकिन वह दृढ़ रहा। उसके चेहरे पर ठंडे संकल्प का मुखौटा था। ग्रे, डेमन ग्रे। प्रोफेसर की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने नाम स्पष्ट रूप से पहचान लिया। हाँ, आप वही डेमन ग्रे हैं। डेमन का चेहरा और भी उदास हो गया, उसे अपनी चिड़चिड़ाहट बढ़ती हुई महसूस हुई। ये सब कमीने एक जैसे हैं।
मुझे नीची नज़र से देखते हैं, है ना? उन्होंने अपनी दोनों बाहें पार कर लीं और दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे इस प्रोफेसर को अपना अपमान करने नहीं देंगे, विशेषकर केल ब्लैकथॉर्न के साथ जो कुछ उन्होंने सहा था उसके बाद। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? उसने ठंडे और विद्रोही स्वर में उत्तर दिया। उसकी इस दुस्साहस से हैरान कुछ छात्र अचंभित हो गए। उनमें से मार्कस और लाक ने भी हैरानी भरी नज़रों से देखा। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डैमन वहां खड़ा होगा, उद्दंड और पूरी तरह से जीवंत। डैमन की प्रतिक्रिया सुनकर प्रोफेसर की आंखें सख्त हो गईं। उनकी आवाज़ तेज हो गई और उनकी आभा का एक अंश हवा में फैल गया, मानो किसी अदृश्य भार से दबा हुआ हो। तुम्हें देर हो गई है। कोने में जाकर खड़े हो जाओ। प्रोफेसर की आभा से प्रभावित होकर डैमन को अपने घुटने कमजोर पड़ते हुए महसूस हुए, जिससे वह बेहोश हो गया। लेकिन जैसे ही दबाव उस पर हावी होने लगा, उसकी परछाई उसके नीचे बेतरतीब ढंग से हिलने लगी, मानो उसने उस झटके का पूरा जोर लगा लिया हो और डैमन को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि उसका शरीर तनाव से कांप रहा था, फिर भी वह अपने ठंडे बाहरी रूप को बनाए रखने में कामयाब रहा। जैसे ही वह कोने की ओर बढ़ा, उसकी टांगों की बजाय उसकी परछाई लड़खड़ा गई और उसने अपनी वह कमजोरी जाहिर कर दी जो उसने दूसरों से छिपाई थी। उसका चेहरा बर्फीला और गंभीर बना रहा, प्रोफेसर के शक्ति प्रदर्शन से विचलित नहीं हुआ। उस जानवर जैसे प्रोफेसर ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, डैमन की आभा के प्रति उदासीन प्रतिक्रिया से साफ तौर पर हैरान। प्रशिक्षण मैदान के दूसरी ओर आकर्षक सफ़ेद बालों वाली एक योगिनी लड़की आंखों में एक उत्सुकता भरी चमक के साथ उसे देख रही थी। प्रोफेसर ने जब कक्षा जारी रखने की घोषणा की तो डैमन ने अपनी तरफ से शांत भाव बनाए रखा। धीरे धीरे बाकी छात्रों का ध्यान अपनी पढ़ाई पर लौट आया, जिससे डैमन मैदान के कोने में चुपचाप खड़ा रह गया। उसने राहत की सांस ली और अपनी परछाई पर एक नज़र डाली। परछाई ने कमजोरी से उसे अंगूठा दिखाने के लिए हाथ उठाया, एक बूढ़े की तरह झुकी हुई, उसकी आकृति खांसते हुए कांप रही थी। डैमन ने चिंतित भाव से उसकी ओर देखा। एरहम, क्या आप ठीक हैं? अपनी ही परछाई से बात करना ज्यादातर लोगों को पागलपन लगता होगा, लेकिन डैमन ज्यादातर लोगों जैसा नहीं था। सभी परछाइयों का अपना दिमाग नहीं होता, इसलिए उसे लगा कि वो पागल नहीं है, या कम से कम उसे तो यही उम्मीद थी। उसकी परछाई अस्थिर होकर डगमगा रही थी, लेकिन अपनी अस्तित्वहीन छाती को फुलाकर ऐसा मुद्रा बना रही थी मानो कह रही हो, बहुत बढ़िया। डैमन मुस्कुराया, शुक्रिया, तुमने मुझे वहां सचमुच बचा लिया। इतना बड़ा और ताकतवर होने का दिखावा करना और अंत में घुटनों के बल बैठना कितना शर्मनाक होता, खासकर जब इतनी सारी लड़कियां देख रही हों। मैं शर्म से मर जाऊं। छाया ने हाथ हिलाकर टाल दिया, मानो कह रही हो, नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। डैमन ने सिर हिलाया, लेकिन जल्दी से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अब सामान्य व्यवहार करो, इससे पहले कि कोई नोटिस कर ले। साया नाराज लग रहा था, हिचकिचा रहा था, फिर अनिच्छा से अपने सामान्य गतिहीन रूप में लौट आया। डैमन ने राहत की सांस ली, शुक्र है कि किसी ने उसे अपनी ही परछाई से बात करते नहीं देखा। और ज्यादा अनजान दिखने के लिए उसने अपना पेजर निकाला और उसे स्क्रॉल करने लगा, किसी काम में डूबे होने का नाटक करते हुए। मुझे इस क्लास से सचमुच नफरत है, वह धीरे से बुदबुदाया, हालांकि वह जानता था कि उसकी परछाई सुन रही है। उसकी नज़र मैदान के उस पार एक लड़की पर पड़ी जिसके सुनहरे बाल थे, हाथ में तलवार लिए हुए। उसकी आंखों से ऐसी चमक निकल रही थी मानो उसके आसपास की दुनिया रोशन हो गई हो। उसकी आंखें सुनहरी थीं और उन पर सूरज जैसा कोई चिन्ह बना हुआ था। वह नंबर 1 प्रथम वर्ष की छात्रा है, इवांगेलिन ब्राइटवाटर। उसके पास एक हल्कापन है जो सबसे शक्तिशाली गुणों में से एक है, इसलिए। हाँ, कुछ खास नहीं, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आखिरकार वह नंबर 1 है। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। ऐसा नहीं है कि वह मेरी उम्र की है। उसके पास मुझसे अधिक शक्ति और स्थिति है। उसने अपना सिर हिलाया और अपनी नज़रें हटा लीं। आह, जो भी हो। छाया थोड़ी सी हिली, लेकिन डैमन के बोलते रहने तक वह अपनी जगह पर ही रही। जाहिर है उसे सिर्फ अपने से ज्यादा ताकतवर किसी से लड़ने की परवाह है, लेकिन हम जैसे प्रथम वर्ष के छात्रों में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। शायद सिल्विया मूनवेल। उसने अपनी परछाई पर नज़र डाली, जो अभी भी पेजर पकड़े हुए थी, ताकि ऐसा लगे कि वह उसे स्क्रॉल कर रही है। फिर उसने एक एल्फ लड़की की ओर देखा जिसके लंबे सफ़ेद बाल और स्टील जैसी ग्रे आंखें थीं। ये सिल्विया मूनवेल है। वह योरवास, हरे भरे महाद्वीप से है। देखने में तो वह शायद कुलीन है। ज्यादातर कुलीन ही होते हैं। एक गरीब आम आदमी होने से आप दूसरे नंबर पर नहीं आ जाते। उसने आह भरी, उसकी आवाज़ में नरमी थी। उसमें चंद्र गुण है, मेरी बहन की तरह। उसे देखकर मुझे सचमुच लूना की याद आती है। यह मुझे थोड़ा रुकने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन ये भी इच्छा जगाता है कि लूना को भी चमकने का मौका मिले।
परछाई खामोश रही, मानो सुन रही हो। जैसे जैसे डैमन के विचार भारी होते गए, उसकी नज़र फिर से घूम गई, इस बार ट्रेनिंग ग्राउंड के उस पार देखते हुए और भी सख्त हो गई। वहाँ जो आदमी है वह ज़ैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट है। पब फ्यूचर एड्स। डैमन की आवाज़ ठंडी हो गई, उसके शब्दों में आक्रोश की झलक थी। ज़ैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट लंबा, हृष्ट-पुष्ट और आत्मविश्वास से भरपूर था। उसके भूरे बाल और तीखी नीली आंखें आकर्षण और उपस्थिति का एहसास कराती थीं। डैमन को अपनी अपर्याप्तता का एहसास हुआ। ज़ैंडर हमेशा ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति था, और वह ऐसा सहजता से करता भी था। उसमें गुरुत्वाकर्षण का गुण है और वह सोल्थियोन से आता है, बिल्कुल मेरी तरह। ओह, और इवांगेलिन भी, शायद। मुझे पूरा यकीन है कि ज़ैंडर को उस पर क्रश है। मेरा मतलब है, ये तो जाहिर है। छाया हिली, मानो उससे कोई प्रश्न पूछ रही हो। मैं क्रश। डैमन ने सिसकारी भरी। मुझे किसी पर क्रश नहीं है। रुको, असल में मुझे है। मुझे पैसों पर क्रश है। उस अंतिम पंक्ति ने उसके मूड को थोड़ा हल्का कर दिया, और वह हंस पड़ा, और उसे लगा कि उसका तनाव कुछ कम हो गया है। डैमन ने अपनी नज़र एक जंगली लड़की की ओर घुमाई जिसके काले बालों में सफ़ेद हाइलाइट्स थे और उसके सिर पर जानवरों के कान लगे थे जो उसके रिश्तेदारों की पहचान थी। उसने एक प्रशिक्षण डमी पर अपने पंजों से प्रहार किया, जिससे बिजली की चिंगारियां निकलीं। ये लियोना वेलेफिया हैं। वह जंगली महाद्वीप लोत्रिया से हैं। उनकी विशेषता को तूफान विशेषता कहा जाता है। वह चौथे स्थान पर हैं। वह चुप हो गया और उसे जिज्ञासा और सावधानी के मिश्रण से देखने लगा। वह अपनी कक्षा के शीर्ष 10 छात्रों का अपनी परछाई से परिचय कराता रहा, मानो किसी नए छात्र को समूह का संक्षिप्त विवरण दे रहा हो। हर एक का मूल्यांकन करते हुए उसके वर्णन में बीच बीच में कुछ टिप्पणियां, प्रशंसा और व्यंग्य का मिश्रण भी शामिल था। जब डैमन बोल रहा था, प्रोफेसर ने प्रशिक्षण सत्र समाप्त कर दिया। आज के प्रैक्टिकल समाप्त होने का समय हो गया है, लेकिन चूंकि हमारे पास थोड़ा और समय है, इसलिए मैं अपने 2 शीर्ष छात्रों को तात्विक जादू का उपयोग करके एक द्वंद्वयुद्ध का प्रदर्शन करने दूंगा। ध्यान से देखें और सीखें। उसने इवांगेलिन और सिल्विया की ओर इशारा किया और उन्हें एक अस्थायी मंच पर आने का इशारा किया। दोनों लड़कियां एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, निहत्थ थी लेकिन जोश से भरी हुई। डैमन ने आह भरी, बमुश्किल ऊपर देखा, जैसे ही वे युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। इसके बजाय उसने अपना ध्यान अपने पेजर पर गड़ाए रखा, उसे बेमतलब स्क्रॉल करता रहा। उनका द्वंद्व देखने से उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली थी, खासकर जब वह उन्हें पहले भी अनगिनत बार लड़ते हुए देख चुका था। उसके लिए वे बस उसकी कमी की याद दिला रहे थे। जैसे ही युद्ध की आवाज़ें हवा में गूंजने लगी, वह अपना सिर नीचे किए बेसुध होकर स्क्रॉल करता रहा। उसे चमकती रोशनी की झलकियां दिखाई दीं और ऊर्जा के फटने, प्रकाश और चंद्र जादू के टकराव से मैदान में आग लगने का एहसास हुआ। उसकी परछाई ने चमक पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, थोड़ी सी घबराहट में हिली, लेकिन डैमन ने उसे अनदेखा कर दिया। उसकी आंखें पेजर पर गड़ी रहीं। आवाज़ें तेज होती गईं, उसके आसपास के छात्रों की सांसें सामान्य से ज्यादा तेज होती गईं, जिससे पता चलता था कि आज का मुकाबला खासा जबरदस्त था। लेकिन डैमन बेपरवाह बना रहा, लगभग इस तमाशे को अनसुना कर दिया। अरे, सावधान! प्रोफेसर की आवाज़ शोर के बीच से निकली। बहुत देर हो चुकी थी। बिना सिर उठाए, डैमन की परछाई सहज ही उसके शरीर के साथ तालमेल बिठाती हुई आगे बढ़ी। उसने प्रकाश की एक किरण को चकमा दिया, ठीक समय पर एक तरफ हट गया, फिर दूसरी किरण से बचता हुआ, और अगली किरण से दूर हटते हुए उसकी गर्मी को महसूस किया। आखिरकार, वह किनारे हट गया, आखिरी किरण से बस कुछ इंच की दूरी से बचता हुआ, क्योंकि वह उसके पीछे जमीन को झुलसा रही थी। प्रशिक्षण मैदान में सन्नाटा छा गया। छात्र और प्रोफेसर दोनों ही स्तब्ध होकर देख रहे थे। डैमन स्थिर खड़ा रहा, उसकी नज़रें अभी भी पेजर पर थीं, भावशून्य, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसे ये सब समझने में एक क्षण लगा। अंततः उसका दिमाग उसकी प्रतिक्रियात्मक चालों को समझ पाया। हाँ, क्या? अभी क्या हुआ?